अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं जनाब। आज है मंडे और मंडे के दिन हमें आना होता है स्ट्रेस से बाहर, और स्ट्रेस से बाहर आने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने दिन को प्लान करें और अपने दिन का आगाज़ करें पॉजिटिव वाइब्स के साथ। कराची का मौसम बहुत औसम है, कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त है और कराची वाले ना आज बेइंतहा इंजॉय भी कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब सुबह सुबह आप कराची का मौसम देखते हैं और आपको लगता है कि जी मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, तो उस वक्त फिर आपको ये रियलाइज़ होता है कि जी जो कराची का मौसम है वो ये औसम मौसम में अब आप ट्रैफिक जैम में फंस भी जाएं तो आप बड़ी आसानी के साथ उस मूड को चेंज कर सकते हैं जो आपके दिमाग में सारी नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं। अच्छा जी, तो दिन का आगाज़ हुआ है अच्छे मौसम के साथ, तो अच्छी बातों के साथ आगाज़ करते हैं। और अच्छी बातें ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। अच्छी बातें ये हैं कि कराची के मौसम को जब आप एंजॉय करें तो डेफ़िनेटली एहतियात के साथ ड्राइविंग करें। बूंदाबांदी हो रही थी और अभी भी कई जगहें ऐसी हैं, इलाके ऐसे जहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है, तो आपने बहुत अच्छे से ड्राइविंग करनी है और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गाड़ी चलानी है। अच्छा जी, अब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। इससे पहले भी हम बारिश के हवाले से कई ऐसी SOPs और कई ऐसी चीज़ें आपके साथ में शेयर कर चुके हैं जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हैं। एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर तेज़ बारिश हो जाए तो आपने गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलना। मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कराची के मौसम की बात हो रही है। कराची का मौसम है औसम, तो जल्दी से जान लेते हैं कि ये जो मौसम है ये कैसा रहेगा दिन भर। 11 बजे क्या सूरत हाल रहेगी, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और इसके अलावा 1 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो हियर वी गो नाउ, और मौसम के हवाले से आपको बताते हैं कि आज दिन भर जो है मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। वैसे जो मौसम है उसका तो एक इशू ये है कि कराची का मौसम ना अपने मूड की तरह होता है। तो भाई 11 बजे जो है ये मौसम रहेगा 30 सेंटीग्रेड, 12 बजे 30 सेंटीग्रेड, फिर 1 बजे भी 31 सेंटीग्रेड और फिर उसके बाद 2 बजे जो है वो 32 सेंटीग्रेड मौसम जो है वो रहेगा। अच्छा जी, अब आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि ओवरऑल बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि मैच में क्या हुआ। तो मैच में क्या कुछ हुआ ये तो बस थोड़ी सी देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। बट इशू ये है कि जिस तरीके से कल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज थी ना, दैट वाज अमेजिंग बॉडी लैंग्वेज। यानी कि अगर इस तरह की बॉडी लैंग्वेज हो और इस तरह की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर और अगर अच्छे प्लेयर्स अच्छी तरीके से खेलें, यानी आप देखें कि जिस तरीके से साहबजादा फरहान जो हैं उन्होंने अपनी 50 की और जिस कॉन्फिडेंस के साथ की, फिर उसके बाद जो फ़खर ज़मान का आउट था वो बिल्कुल गलत आउट दिया गया। फ़खर ज़मान का जो आउट था उसको हम कह ही नहीं सकते कि वो इस तरह का आउट था कि वो बिल्कुल फ़खर ज़मान भी शॉक्ड हो गए और बाकी सारे लोग भी शॉक्ड हो गए। जो हम लोग सारे देख रहे थे हम भी हैरान हो गए कि ये तो आउट ही नहीं है। तो फ़खर ज़मान का आउट एक गलत था। फिर दूसरी बात ये है कि अग्रेशन जो चाहिए थी वो कल नज़र आई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, और जिस तरीके से हारिस रऊफ़ की बॉडी लैंग्वेज थी और हारिस रऊफ़ ने जिस तरह 6-0 का मुजाहरा किया, दैट वाज अमेजिंग। और उसके ऊपर जो है वो हमारे एक पॉलिटिशियन हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, उन्होंने जो है वो ठीक करके रखा। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बॉडी लैंग्वेज लूज़ थी, क्योंकि क्रिकेट इज़ जस्ट अ गेम। अगर सामने वाली टीम आपको ओवर एग्रेशन के साथ में पेश हो रही है, सामने वाली टीम जो है वो आपके साथ में इस तरीके से कर रही है, तो डेफिनेटली फिर आप भी बताते हैं कि एक्चुअल में जो ताकत है या एक्चुअल में जिसको कहना चाहिए ना कि आप ये बताना चाहते हैं कि किसकी डेटरेंस है, तो फिर वो भाई वही तमाम तर चीज़ें थी जो कि कल हमारे ग्राउंड में हमारे क्रिकेटर्स ने की। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस वाइज तो हर एक प्लेयर के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में हम शेयर करते हैं कि जो सिटी अपडेट्स हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो जो हियरिंग्स हैं सिंध हाई कोर्ट की, वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में अहम समातें होती हैं, जिसके हवाले से हम आपको बताते हैं कि मंडे से लेके फ्राइडे तक या सैटरडे तक जो भी अहम हियरिंग्स होती हैं उसके हवाले से हम आपको अपडेट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आज कौन कौन सी अहम समातें हैं। तो जाहिर सी बात है आईनी बेंच होता है जिसके रूबरू ये सारी समातें हो रही होती हैं। तो इसमें जो है हम आपको बताते हैं कि आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस की जो समात है वो मुकर्रर हो गई है। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर समात होगी, और फिर लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समात होगी। और इसके अलावा जो है दरख्वास्त पर समात कायम मुकायम चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। अच्छा जी, तफ्तीशी अफसरान
पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। आइनी बेंच के रूबरू मुलाजमतों से मुताल्लिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत होगी। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस के आगा की जो सरबराही है उसमें होगी। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो है वो करेंसी के रेट्स हम शेयर कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि जो करेंसी के रेट्स हैं एक्चुअल में करेंसी के रेट्स क्या हैं। तो करेंसी के जो रेट्स हैं भाई वो क्या हैं, जल्दी से बताएं लोगों को कि करेंसी के रेट्स क्या हैं। तो करेंसी जो है आप लोग पूछते भी हैं और बहुत ज़्यादा इसका जिक्र भी करते हैं और डेफिनेटली हम आपके साथ में शेयर भी कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल भी होती है। तो करेंसी के रेट्स हैं जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं 192 पर, कैनेडियन डॉलर हैं 208 पर, यूरो जो है वो 337 पर है और कुवैती दिनार जो है वो 926 पर है। इसके अलावा जो है यूके पाउंड 389 पर है, सऊदी रियाल जो है वो 76 पर है, स्विस फ्रैंक जो है वो 353 पर है और यूएस डॉलर जो है वो 282 पर है। तो ये तो हो गए जी करेंसी रेट्स। अभी जल्दी से चलते हैं आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस शेयर करते हैं। और वेजिटेबल प्राइस ना कल जब मैं गई ग्रॉसरी के लिए तो मुझे वाकई आइडिया हुआ कि पता होना चाहिए कि स्टैटिक सरकारी रेट्स क्या हैं, क्योंकि जब आपको पता होता है ना तो आप अच्छे से शॉपिंग भी कर लेते हैं और आपको पता होता है तो आप बारगेनिंग भी कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको जो वेजिटेबल प्राइस हो वो पता हो, इसलिए हम आपको बता रहे होते हैं। टमाटर है जी 104 पे, इसके अलावा जो है आलू जो है वो 69 पर है, फिर जनाब क्या है लहसुन जो है वो 299 पर है और फिर उसके अलावा जो है अदरक वो है 414 पे, फिर उसके बाद क्या आ गया है जनाब गाजर जो है वो 81 पे है और फिर उसके बाद जो है तुरई वो 115 पर है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव लौकी जो है वो 58 पर है। इसके अलावा जो है फूल गोभी वो 116 पर है और 115 पर है जी फूल गोभी। और ये खाता कौन है मुझे कॉल करके बताएं। खीरा जो है वो 69 पर है। इसके अलावा जो है भाई भिंडी वो 115 पर है। अच्छा जी, इसके अलावा प्याज जो है वो 75 पे है। अच्छा जी, यानी 58 से 75 का ये सफ़र प्याज का। खैर अच्छा जी, अब हमें ज्वाइन किया है न्यूज़ सेशन में हमारी प्यारी सी करस्पॉन्डेंट हैं अक्सा। और हमेशा जब अक्सा मेरे शो पे आती हैं तो इनसे हम बड़ी सारी अपडेट्स, बड़ी सारी मालूमात जो है वो हासिल करते हैं। अक्सा को वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मैच देखा था? मैच मैच मैंने बिल्कुल देखा था, पर उम्मीद थी हाँ, लेकिन जो कोई बात नहीं, गेम हार जीत जो है वो गेम का हाँ हिस्सा जी है। बिल्कुल, हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा है। लेकिन बात सारी यही होती है ना कि जब हम इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई हमारी जो टीम है उसका जो मोराल है वो एक तो हाई होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए और परफेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए। तो कम्बिनेशन भी अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी और कल के मैच में कुछ कोशिश भी नज़र आ रही थी शाहीनों की ना, सारे बॉयज़ जो थे क्रिकेट टीम के, उनकी कुछ कोशिश भी ऐसे नज़र आ रही थी कि वो दे वांट टू डू समथिंग और बहुत अच्छा मैच जा रहा था। यानी हुसैन तलत जब आए तो मुझे लगा कि नहीं अब चीज़ें शायद थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा स्लो हो गया मैच ना, उन्होंने 10 रन बनाया, थोड़ा स्लो किया। बट एक के बाद एक जब विकेट गिरती है तो सब अंडर प्रेशर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी 170 तक जाना, 171 तक पहुंच जाना इतने प्रेशर के बावजूद भी, दैट वाज ग्रेट। बट कल के मैच से एक ही बात समझ में आई कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना नर्व्स का मैच होता है। जो अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर ले, काबू पा ले, बस वही टीम जो है वो जीत जाती है। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा टैलेंटेड है, ऐसा है कि हमारे पास टैलेंट बहुत है लेकिन शायद हमारा जो कहते हैं ना एग्जीक्यूशन वो शायद सही फिट बैठ नहीं रहा है, आई डोंट नो क्या है। लेकिन जहां हमने शिकस्त देनी थी हाँ, हमने जबरदस्त तरीके से दी थी इंडिया हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो फिर हारिस ने बता भी दिया था ना। और लास्ट मैच में भी आपने देखा था कि इंडिया का जो एक बिहेवियर था वो जीतने के बाद कितना किस तरीके का था। लेकिन फिर भी हमारी जो कौम है, जो हमारी टीम है, या हम बात करें शायकीन क्रिकेट की, वो इतने एक्टिव थे कि कल भी वो नई उम्मीद के साथ जो है वो स्क्रीनों के आगे बैठे हुए थे। ये नहीं कि अगर हम लास्ट रन में जो है जीत नहीं पाए थे तो इस जो कल वाला संडे है उसको हम मायूस हो जाते, लेकिन शायकीन क्रिकेट पुरजोश थे, उसी तरीके से स्क्रीनिंग लगी हुई थी, लोग उसी तरीके से जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और मैच को हार जीत तो देखिए होती रहती है, असल है एंजॉय करना, हारे जीते कोई भी मैच आपने एंजॉय करके देखना। और बैटिंग जो थी हमारी पाकिस्तान की, पहली जो बैटिंग थी उसमें जब पहले तो मैंने यही कहा, मैंने कहा पता नहीं अभी क्या होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही साहबजादा फरहान ने बैटिंग करना शुरू की तो आई वाज जस्ट लाइक ओ माय गॉड, ये तो अमेजिंग हो गया, ये तो बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। और बैटिंग वाकई उनकी बहुत अच्छी थी। हारिस जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहे, फ़हीम अशरफ फ़हीम अशरफ जिस तरीके से खेले
कल ना ये निडर होके खेलें, कल जिसको कहते हैं नहीं, जैसे शोएब अख्तर इनको कहते रहते हैं कि खुल के खेलना है आपने, लेकिन प्लानिंग भी बनानी होती है ना। मसला सारा ये होता है कि प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग लैग कर जाती है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और फिर जो इंडिया की क्रिकेट टीम है ना, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा मंझे हुए और पुराने उनके उसके अंदर भी जो है ना कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिसमें उनका जो थॉट प्रोसेस है रणजी ट्रॉफी खिलाना उनको, फिर उनको प्रॉपर जो है वो उनके हिसाब से कैंपिंग करना, वो लोग शायद बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक खेल कर आए होते हैं या बहुत ज़्यादा उन्होंने इस हवाले से हमें रीड किया होता है। हमारे यहाँ ये होता है शायद हम बाकियों को उतना अच्छा रीड करके नहीं बैठते। बिल्कुल अभी जो है वो यंगेस्ट ही है ना बिल्कुल, और वो ऐसे खेल खेल के वो भी ट्रेन होते रहे और मैच तो इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो होता ही रहता है। सही बात है, बिल्कुल हम बीट करेंगे। लोग काफी ज्यादा मायूस इसलिए भी हो जाते हैं कि उनके फेवरेट प्लेयर्स नहीं होते, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है ना तो हर एक कहता है नहीं हमने अपनी टीम को सपोर्ट करना है। और फिर प्लेयर्स में यही जो हमारी सपोर्ट सिस्टम होता है ना, उनमें वो जज्बा बढ़ता है कि नहीं हमारी। अच्छा, कल आप गई थी, स्क्रीन वगैरह लगी हुई थी, मैच वगैरह आपने देखा या घर पे बैठ के देखा या किधर थी आप कल जब मैच? मैंने तो घर पे बैठ के देखा, क्योंकि असल में मेरे एक ही भाई है और वो इतना शौकीन है, उसको इतना क्रेज है क्रिकेट का कि आपको पता है मैच 6:30 से 11 बजे तक चला तो उसमें खाने का टाइम होता है, वो खाना नहीं खाता। वो कहता है नहीं मैंने मैच देखना। अच्छा, ऐसी मैं भी बिल्कुल ऐसे चिप्स अगर लेके बैठी हुई थी ना, तो मेरी भी चिप्स ऐसे ही मैं भी लेके बैठ रही कि बस अब अगली बॉल, फिर दूसरी बॉल, एक और कोई 4 हो जाए, कोई बाउंड्री लग जाए। शोर होता है उसका। अच्छा, अम्मी किचन में काम कर रही हैं, अम्मी का इतना नहीं है इंटरेस्ट, वो अपनी ड्यूटी में मगन है, लेकिन वो एकदम से अरे यार ये क्या खेल रहा है, यार ये क्या कर दिया, यार ये कितने रन बना लिए, वो ऐसा लग रहा था वो ग्राउंड में बैठा हुआ है और वो उस तरीके से एंजॉयमेंट चल रही होती है उसकी। और हमें उसके शोर से पता चल जाता है हाँ किसी की विकेट आउट हुई है या तो हमने ज्यादा रन बना लिए, वो और होते पूरे यकीन, और पूरे मोहल्ले में भी एक शोर की आवाज आती है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरीके से शोर मचता है, पूरे मोहल्ले में शोर हो रहा होता है और पूरे मतलब जहाँ जहाँ स्क्रीन्स लगी होती हैं वहाँ पर शोर हो रहा था। खैर सिटी 21 आपको इस हवाले से बाकायदा बाकायदा तौर पर अपडेट भी कर रहा था कि क्या सूरत हाल है। पोर्ट ग्रिड में भी स्क्रीन्स जो हैं वो लगाई गई थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो लोग कहते हैं ना कि बार बार जब भी हमारी टीम मैदान में उतरती है हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। अब ये अगले मैच में भी हमने अपनी टीम को सपोर्ट करना है, क्योंकि इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स अ टोटली कम्बिनेशन ऑफ टीम ना। तो क्या होता है कि हमें अपनी टीम को सपोर्ट करके चलना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, चले, बातें बड़ी सारी हो रही हैं, मैच के वाले से भी अपडेट्स हम ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई कल क्या कुछ हुआ एंड ऑल दैट। अक्सर से पूछते अक्सर वैसे क्या खबरें हैं कल से लेके आज तक शहर की, अमनो अमान की, क्या क्या कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, ज़रा हमारे साथ में शेयर करें। कल की तो खबरें, कल तो संडे था, लोग सुकून में थे और फिर मैच था तो लोग मैच को एंजॉय किया। उमूमन हमारे यहाँ क्योंकि हमारे पास साहिल जैसी खूबसूरती है, नेमत है, तो लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने चले जाते हैं। उसके अलावा संडे को लोग ज़्यादातर नानी के घर जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी अगर हम बात कर लें खबरों की, तो खबरों के सिस्टम वही कराची की रूटीन है। आपको पता है कराची को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि यहाँ के लोग जीना जानते हैं, कितनी बड़ी मुश्किल हो, कैसे ही हालात हो, यहाँ के लोग सपोर्ट करना भी जानते हैं, देना भी जानते हैं और मदद करना भी जानते हैं। सही, तो कराची को अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है, जो खबरें हैं, खबरों का सिलसिला चलता रहता है, सियासत अपनी चलती रहती है। चलिए जी, एक जिस तरीके से बता रही है अक्सर हमें कि खबरों का सिलसिला तो चलता रहता है, वही रेलवे स्टेशन कराची कैंट पुलिस ने जो है कार्रवाई की। अच्छा, अब ये जो कार्रवाई थी इसमें क्या हुआ कि चेकिंग के दौरान मुलजिम आमिर वसीम बगैर टिकट प्लेटफॉर्म पर मौजूद पाया गया। अच्छा जी, मुसाफिर ने टिकट बनवाने से मना किया, शोर शराबा करते हुए एहलकारों को धमकियां दी एंड फिर मुसाफिर ने खुद को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का प्रोसेस इंजीनियर भी जाहिर किया। अच्छा जी, उसके बाद महकमे कार्ड की कॉपी पेश की, कार्ड की तस्दीक में खुद को एटॉमिक एनर्जी का मुलाजिम जाहिर ना कर सका और जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम मुसाफिर को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके थाना रेलवे पुलिस कराची कैंट मुकदमा दर्ज किया गया। ये क्या मामला था अक्सा, ये जो यहाँ पर हुआ है मामला? अब आपने देखा इसमें अगर एक इदारे के बंदे के पास, उसके पास किसी कार्ड है, तो उसने बजाय कि वो प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बजाय जब हम ट्रेन से उतरते हैं और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं, 20 रुपए का टिकट है, लेकिन उन्होंने वो 20 रुपए का टिकट नहीं लिया, बजाय इसके कि उन्होंने अपना रौब जाहिर किया। अच्छा, कि मैं इस इदारे से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा कार्ड देखो। अब हमारे माशरे में ना यही है कि मतलब यही एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नीचे तबके का और बिल्कुल अपर क्लास का, कि अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं या हमारे पीछे ये पावर है, तो हम ना बजाय इसके कि एक माशरे में
पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के, हाँ। मुस्बत किरदार अदा करें। नहीं भाई कि अगर मैं एक बड़ी बंदी हूँ, मैं भी मीडिया वाली हूँ, लेकिन जब मैं जाती हूँ ना तो मैं वहाँ पे कैंट में दाखिल होते ही अपना तारुफ करवाती हूँ। हाँ। हम अपनी गाड़ी लेके डायरेक्ट एंटर नहीं होते। सही, हम कार्ड पे पहले बताते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, हम उसमें अपना कार्ड शो करवा के जाते हैं कि ये हमारा कार्ड है। मैं चाहूँ तो मैं बोलूँ, मैं अपना माइक दिखा के कि नहीं मुझे जाने में मीडिया वाली हूँ। तो ये बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट होता है जो लोग जो है ना रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। अब आपने देखा ये उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की। अच्छा, जब एहलकारों ने इनको, जब इसने अपना नाम जो है वो जाहिर नहीं किया था या क्या नाम छुपा रहा था, क्या नहीं, ये टिकट नहीं ले रहे थे, अपना कार्ड शो करवा के ही कह रहे हैं कि मुझे ऐसे ही मतलब प्लेटफॉर्म से बाहर जाने थे, 20 रुपए का टिकट मैं परचेस नहीं करूंगा। सही। तो इन्होंने वो नहीं लिया। उसके बाद जब पुलिस आई, क्योंकि जो हम जब प्लेटफॉर्म से दाखिल होते हैं ना तो वहाँ पे टीटी खड़ा हुआ था, टिकट बुकिंग, तो इन्होंने उसको भरम दिखाए, शोर शराबा किए, वहाँ पे फिर पुलिस आई है, तो फिर ये पुलिस को देख के वहाँ से भागे। तो फिर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और फिर उसी जो है वो इन पे FIR भी कटी है। सही। चले जी, ये जिस तरीके से अभी बता रही हैं अक्सा कि ये मामला हुआ पाकिस्तान रेलवे कराची कैंट में, बात सारी यही है अक्सा कि हम लोगों को रूल फॉलो करना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल। व्हाट डू यू से ऑन दैट, जो लोग रूल फॉलो नहीं करते? अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम लोग भी मीडिया पर्सन हैं, लेकिन हम लोग भी जाते हैं तो बाकायदा तौर पर उसी तरीके से क्यू में खड़े होना, बाकायदा सारी चीज़ें, सारा जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करवाना और फिर जाना, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल, और हमें जो है वो रूल्स सबके लिए बराबर हैं। जो लोग इस तरह से करते हैं, इन लोगों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? इस तरह के वाक़यात आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं कि किसी ने जो है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, या होता है ना कि हॉस्पिटल्स में भी आप देखती हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह से होता है कि जी अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? अच्छा, ये जो सिस्टम है ना ये ऊपर से सही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि चलता ही ऊपर से आ रहा है कि भाई अगर कोई बड़ा प्रोटोकॉल वाला बंदा आ रहा है तो उसके लिए जगह खाली करवाना शुरू कर देते हैं। हालांकि लोग भी वहीं पे खड़े हुए हैं, सब वहीं खड़े हुए हैं। हाँ, ये होता है कि आप किसी से फेवर ले लो। भाई अगर मैं किसी लाइन में लगी भी हूँ तो मैं कहूँगी आप मुझे फेवर दे दें, मेरे पास टाइम शॉर्ट है ना, मैं ये, लेकिन आप जाके जो है वो अपनी पावर दिखाओ, भाई मैं इस इदारे से ताल्लुक रखता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, तो ये गलत है। अब जैसे कि इन्होंने FIR काटी ना, पुलिस वालों ने बिल्कुल सही किया। अब वो इस चीज़ से उनको पता चल गया कि मेरा कार्ड जो है ना वो सिर्फ मेरे इदारे में चलता है, कहीं नहीं चलेगा। भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास जो भी पावर है ना वो आपके अपने लिए। सही, बिल्कुल। और वो आप अपने लिए यूज़ करें, लोगों के ताकत का बिल्कुल गलत इस्तेमाल ना करें। ताकत का एक होता है ना कि आपने पॉजिटिव यूज़ करना है और दूसरों के काम आए। ज़्यादा से आप, अगर आपके पास कोई पावर है, आपके पास किसी किस्म की कोई डेजिग्नेशन है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप दूसरों के ना काम आए। ये ना करें कि आप दूसरों को जो है वो जिज करने की कोशिश करें। अच्छा जी, ये तो एक और ख़बर हो गई। साथ साथ आपको बता देते हैं कि आज कौन कौन सी फ़्लाइट्स जो हैं वो मनसूख होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ताकि लोग उस हिसाब से जो है वो अपना शेड्यूल मेंटेन कर लें। तो ये खबर है जी कि तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बाइस आज कराची से रवाना होने वाली 9 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख होंगी और एक जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाएगी। अच्छा जी, कराची से बैंकॉक जो थाई की परवाज़ है वो TG 342 मनसूख हो जाएगी। कराची से मस्कत ओमान एयर की परवाज़ WY 324 मनसूख। कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK 609 मनसूख। कराची से इस्लामाबाद एयर सियाल की परवाज़ PF 125 123 मनसूख। कराची से इस्लामाबाद एयर ब्लू की परवाज़ PE 200 4 घंटे ताख़ीर के बाद जो है वो फिर रवाना होगी। अच्छा जी, कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज़ PF 143 145 ये मनसूख हो गई है। कराची से लाहौर PIA की परवाज़ PK 306 मनसूख हो गई है। कराची से जो सखर है PIA की परवाज़ PK 536 जो है ये मनसूख हो गई है। अच्छा जी, ये तो थे जो ट्रेनों के शेड्यूल हमने आपके साथ में शेयर किए। और यूजुअली ये परवाज़ें या शेड्यूल जब मुतासिर होते हैं तो लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम अपने मॉर्निंग शो में आपको ये बता देते हैं कि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते गोल्ड प्राइस के। सोना जो है वो फिर से महंगा हो गया है और बस क्या करें कि सोने की कीमतों को ऊपर लग गए हैं, सोने की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आलमी मार्केट में सोना जो है वो $17 महंगा होकर $3,685 फ़ी आउंस पर पहुंच गया। मुल्क में 1 तोला सोना 1,700 रुपये महंगा होकर 3,90,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,458 रुपये इजाफे से 3,34,619 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 114 रुपये महंगी होकर पहली बार 4,532 रुपये की बुलंद तरीन
सतह पर पहुंच गई है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर दीगर टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, एक और अहम खबर, शहबाज शरीफ और 6 मुस्लिम रहनुमा कल ट्रंप से मिलेंगे और इंतहाई अहम जो है ये मुलाकातें होने जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मसरूफियात का शेड्यूल जो है वो अब सामने आ गया है और इस शेड्यूल के मुताबिक शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर समेत 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमा जो हैं वो 23 सितंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और जो ट्रंप हैं उन्होंने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमाओं को मुश्तरका मुलाकात की दावत भी दे रखी है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी तय पा गई हैं। दफ्तर ख़ारजा ने इतवार को एक बयान में कहा था कि वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुंतखब मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात में शिरकत करेंगे और इसमें इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती इससे मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुर्शीद भाई मौजूद हैं। खुर्शीद भाई, कैसे देख रहे हैं आप इस मुलाकात को और जनरल असम्बली के इस इजलास को? देखें, सबसे पहले तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा है, जो मुख्तलिफ ममालिक का इस वक्त दौरा चल रहा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो दौरा मुख्तलिफ ममालिक का चल रहा है। उन्होंने चीन के मुख्तलिफ जो है वो सूबों का दौरा किया है, काशगर यूनिवर्सिटी भी गए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और तकरीबन कोई 40 से 50 हज़ार तलबा तालिबात ने उनका इस्तकबाल किया है। तो और इसके अलावा फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा, दोनों तरफा भी देखेंगे पाकिस्तान की क़यादत को किस तरह से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है और उनको वालिहाना अक़ीदत से, मोहब्बत से, प्यार से और फ़ातिहीन की हैसियत से ये वो वेलकम किया जा रहा है। इसी तरह अब जो कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात होने जा रही है मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ, जिसमें कतर भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है जी। देखिए, कतर पर जो इसराइली अटैक हुआ है उसके बाद से जो मुस्लिम ममालिक हैं और फिर OIC खुसूसन जी जी उसने इस बात का इजहार किया है कि अब मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। हाँ। और फिर जिस तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है, पाकिस्तान की अफवाज पर एतमाद का इजहार किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की हुकूमत है, अगर हरमैन शरीफैन पर कभी खुदा न खास्ता भी कोई हमला होता है तो उसकी हिफाजत जो है वो फिर पाकिस्तान की सुपुर्द की जाएगी। सही। तो ये तो हमारा ईमानी तकाजा भी, अगर ना भी वो जिम्मेदारी देते तो बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, अगर कोई मुश्किल वक्त आता है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के तो ताल्लुकात हमेशा से देरीना ही हैं। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई, तजारती और बेशतर जो सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के साथ वो मायदा भी किया, मयूस बन किए हुए। अब जो कल मुलाकात होने जा रही है मुस्लिम ममालिक की, ये बड़ी अहम साबित होगी मुस्लिम ममालिक के दरमियान उम्मत मुस्लिमा के हवाले से। फिर सदर ट्रंप से मुलाकात जो होगी, देखें सदर ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि मुझे बलगाम जो बेस हैं वो वापस चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ, जी, ये बड़ी एक अब अफगानिस्तान ने कहा है कि हम 1 इंच भी ज़मीन जो है वो हम मिस्टर शाम को नहीं देंगे। सही। तो अब जब वो एक मुल्क है, उसकी एक सॉवरेनिटी है, खुद मुख्तियारी है, उस पर जो है वो ये सवाल कई खड़े हो जाते हैं कि आपने एक तहस-नहस कर दिया अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को, उससे पहले इराक़ की सरज़मीन को तहस-नहस किया आपने, लेकिन बाद में कुछ नहीं मिला ना। हाँ। तो अब दोबारा वो ये इस खत्ते के अंदर जो है वो दोबारा जंग की तरफ जो है वो माइल कर रहे हैं लोगों कि हमें बलग्राम बेस वापस चाहिए। तो इस पर तो कैटेगोरिकली उनकी गवर्नमेंट ने ये कहा है, ये अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने, कि हम अपनी 1 इंच भी ज़मीन जो है वो नहीं देंगे और मज़ीद आइंदा 20 साल लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा। तो ये अफगानिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ गया। अगर हम पर जंग मुसल्लत हुई तो हम अगले नेक्स्ट 20 ईयर्स फेस करेंगे सारे। हम देखें, किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी को अगर आप चैलेंज करेंगे, उस पर अटैक करेंगे। इसी तरह जब कतर पर अटैक हुआ है तो उनके होश ठिकाने आए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से अब कल जो इनिशिएटिव सामने आया, यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो दीगर ममालिक भी इंटैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल जो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव सामने आया कि यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने जो फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम किया है। बिल्कुल, ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि जिस तरह से ये एक्सेप्शन आप देखें ना कि ये इस तरह की चीज़ें कल रात के शाम के टाइम पर, शाम के वक्त की डेवलपमेंट हुई है, खबर आई। बिल्कुल। तो अब जब फ़लस्तीन में जिस तरह से इसराइल वहाँ पर जो अटैक्स कर रहा है, वहाँ पर बच्चे माजूर हो रहे हैं। देखें, 20,000 से ज़ायद जो है वो मासूम बच्चों को जो है वो शहीद किया गया है, ख़वातीन को शहीद किया गया है। और वहाँ पर भूख अफलास का ये आलम है कि जो सहाफ़ी वहाँ
रिपोर्ट करने के लिए गए हैं वो भी इस वक्त मुश्किल कंडीशन में है। सही। फिर उनको अगर कोई खुराक की फराहमी के लिए कोई भी एनजीओ या गवर्नमेंट या कोई भी मुस्लिम ममालिक सपोर्ट करने के लिए पहुंचता है तो उससे वो इंटर नहीं होने देते। फिर फ्लोटिला का एक पूरा प्रोटेस्ट जो है वो हज़ारों कश्तियाँ जो है उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान से भी कई लोग शामिल हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान उस फ्लोटिला के उस कैंप में शामिल हैं। जो कश्तियों का एक काफिला जो है वो मुस्लिम ममालिक को अब ये सोचना होगा कि अब उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा ताकि जो भी मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा का एक इत्तेहाद बने मुस्लिम ममालिक का, और उसमें अगर कोई किसी पर भी कोई ज़रूरत पड़ती है या कोई मुश्किल वक्त आता है तो उनको आप कैटेगोरिकली आपस में एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और इंतहाई इम्पोर्टेंस है इस इजलास की। और जब प्राइम मिनिस्टर की जानिब से स्पीच की जाएगी तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। अच्छा जी, अभी एक मैं और ख़बर देखी थी और मुझे बड़ा हैरत हो रही थी कि ये हमारे मुल्क में हमारे शहर में हो क्या रहा है। ये खबर कुछ इस तरह से है कि सुपर हाईवे मेमनगोट नागौरी सोसाइटी से 3 ख्वाजा सराओं की लाशें मिलने का ये वाक़या हुआ है। अब इस पर जो है कहा जा रहा है कि जी तहकीकात जारी हैं और पुलिस का कहना है कि ख्वाजा सराओं के कत्ल को हाई प्रोफाइल केस के तौर पर जो है वो देख रहे हैं। तो इस हवाले से मैं चाहूँगी क्या इनसाइड स्टोरी है खुर्शीद भाई, आप थोड़ा सा हमारे साथ में शेयर करें। ये जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं, गडाब टाउन हो गया, बिन कासिम टाउन हो गया, और उस तरफ जो है वो जहाँ जंगलात का ज़्यादा है वहाँ पर डकैती मज़ाहमत की भी बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं क्योंकि वहाँ पर पुलिस की नफरी भी कम होती है। तो इस तरह से ये जो कल वाक़या रिपोर्ट हुआ है ख्वाजा सरा का, इसी तरह मैं आपको दूसरे एंगल से क्योंकि कल रात एक सहाफ़ी हमारे इम्तियाज़ मीर, उन पर भी कातलाना हमला हुआ। उससे पहले भी कई सहाफ़ियों पर कातलाना हमले हो चुके हैं। फिर डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की वारदातों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होना, तो ये शहर की सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान है। शहर की जो पुलिस है हमारी उस पर भी एक कारकर्दगी पर देखें, पुलिस जहाँ अपनी एफर्ट्स करती है उनको काबिल तारीफ़, उनको सराहते भी हैं और उनकी जो काविश होती है उनको काबिल सताइश भी करार देते हैं। लेकिन ये जो लेग पोल्स हैं ये हमारी बढ़ती हुई कामयाबी को, बढ़ती हुई जो पुलिस की शोहरत है उसके ऊपर जो है ना एक ज़रब लगा देते हैं। जब उन पर ज़रब पड़ती है तो आलमी सतह पर जो लोग यहाँ पर कराची में सरमायाकारी करने के ख्वाहां हैं तो सोचते हैं कि कराची में तो अमन बेहतर नहीं है। बिल्कुल। तो किस तरह से फिर सरमायाकारी करें? फिर हमारे इदारे, हमारे वफाकी गवर्नमेंट के लोग उनको एतमाद दिलाते हैं कि नहीं कराची का माहौल बहुत अच्छा है और हम महफूज सरमायाकारी के माहौल फराहम करेंगे। देखें, अब कराची को मैं समझता हूँ कराची के लिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिकल प्लान वो हमें देना होगा और उसमें फिर उसकी जुज़ियात में ये करना होगा कि हमें यहाँ पर सेफ़ इन्वायरमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम यहाँ की जो आबादी है, जब आबादी महफूज होगी तो लेकिन सरमायाकार महफूज होगा। इसमें मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब को जो है वो कोई एक्शन इस पर लेना चाहिए। कोई ऐसी तजारती वफूद की कमेटी बनानी चाहिए और कराची को फोकस करना होगा। इस वक्त कराची को बिल्कुल फोकस करना होगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए, एक आप हमारे शो पर आई। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपके साथ में शेयर करेंगे कि अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, क्या पॉलिसी है और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम अमरीकी H1B वीज़ा की जो नई फ़ीस है उससे मुतालिक। अब वाइट हाउस की जो वजाहत है वो सामने आ गई है। अमरीकी H1B वीज़ा की नई फ़ीस से मुतालिक वाइट हाउस ने वजाहत जारी कर दी है। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन का कहना है, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ये सालाना फ़ीस नहीं बल्कि एक मरतबा जमा कराई जाने वाली रकम है जो सिर्फ नए पिटिशन पर लागू होगी। अच्छा जी, ये इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है, पॉलिसी क्या है, किस तरह अमेरिका जा सकते हैं, अभी ये जो वजाहत आई है इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं और ओवरऑल ये सिचुएशन क्या है, इस पर बात करने के लिए शाज़िब भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वीज़ा कंसल्टेंट भी हैं। उनको वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे शाज़िब भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शाज़िब भाई ज़रा बताएं हमें इस नई पॉलिसी के हवाले से ताकि लोगों को पता चल सके, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं मतलब अमेरिका, वो मतलब किस तरह अप्लाई करें, क्या पॉलिसी होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा कराने। अच्छा, सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी होगा कि ये H1B वीज़ा है क्या, ठीक, जिसके हवाले से लास्ट 2 दिन से बड़ा मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट हो गई। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो महीने में एक दफ़ा कोई ना कोई ऐसा ट्वीट लेकर आते हैं या उनका प्रोक्लेमेशन जो साइन होता है उसके अंदर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे से लोग हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज से, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से अमेरिका मूव होते हैं। तो जब H1 वीज़ा की बात होती है तो ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा है बेसिकली, ये स्टूडेंट वीज़ा नहीं है कोई, या ये कोई इमिग्रेशन प्रोग्राम नहीं है। H1B वीज़ा वो वीज़ा है कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है अमेरिका के अंदर तो उसका एक पूरा प्रोसेस था
सही। और उस प्रोसेस के अंदर आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना भी था, वो आपको इंटरेस्ट भी शो करे, एंड देन पिटिशन फाइल होगी, उसके बाद जो LCA एक प्रोसेस होता है वो आपको कंप्लीट करना होता है, एंड देन उसके बाद एक लॉटरी वीज़ा होता है, एनुअल लॉटरी होती है इसकी पूरे साल में। उसके बाद अगर आपके लॉटरी में एप्लीकेशन अप्रूव होती है देन आप इस वीज़ा पे जा सकते थे। तो H1B वीज़ा बेसिकली जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस हैं, जिसमें कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं और मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस हैं, इस तरह के पूरे साल में वो एक सर्टेन लोगों को वीज़ाज इशू करता है अमेरिका। तो बेसिकली अभी जो 2 दिन पहले ये अपडेट आई है, वो अपडेट ये आई है कि पहले इसकी फ़ीस $4000 होती थी। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इसके ऊपर जो सिग्नेचर किए हैं या जो अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू किए हैं, उस पर उन्होंने सडनली फीस उसकी $1 लाख कर दी है, $1 लाख फीस कर दी उसकी। अच्छा, उसकी मेजर वजूहत और भी बहुत सारी फैक्टर्स में अगर हम देखते हैं, इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है ना वो इंडिया को आया है। इंडिया को कह रहे हैं कि 71% इफेक्ट इसलिए आया इंडिया को क्योंकि IT की बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो इंडियन एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सर करती थी, मतलब अमेरिका के अंदर। और उसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन जो वहाँ के एम्प्लॉयर थे वो अमेजोन से रिलेटेड थे। यानी कि अगर आप टॉप 10 अगर आप इंडस्ट्रीज को देखते हैं जो H1B वीज़ा के ऊपर एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप देते हैं, उसमें तकरीबन 7 से 8 इंडस्ट्रीज IT से रिलेटेड है। और इंडिया में जिस तरीके से IT का काम हो रहा है, तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो तकरीबन % यानी कि जो 2023 में और 2024 में जितने जो वीज़ाज अप्रूव हुए थे H1B पे, उसमें बेशतर यानी कि 71% अगर हम देखते हैं 4 लाख वीज़ाज में तकरीबन 2.5 लाख वीज़ाज जो इंडियंस को मिले थे। उसके बाद चाइना था 11% के ऊपर, और पाकिस्तान तो अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 1% भी नहीं है। जो अगर हम H1B वीज़ा की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी स्किल्स एंड देन उसके बाद इवेल्यूएशन, उसका LCA का प्रोसेस होता है जिसमें लेबर कंडीशंस एप्लीकेशन फाइल होती है। तो वो जब जिस सारे प्रोसेस को देख रहे थे, तो उसके बाद अब ये जो न्यूज़ आई है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो यही है कि पहले $4000 फीस होती थी, अब $1 लाख इसकी फीस कर दी। और जहाँ तक आपने ट्वीट की बात की है, वो ट्वीट बेसिकली कल लेटेस्ट ट्वीट आया है। अच्छा, क्योंकि पॉलिसी जब 2 दिन पहले आ गई थी तो बड़ा मीडिया में हाइप क्रिएट हो गई, और बहुत सारा ऐसा सिलसिला भी हुआ कि क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया था कि आपको अगर आप आउटसाइड ऑफ द अमेरिका हैं, तो आपको वापस आना है अमेरिका में 1 दिन के अंदर। क्योंकि अगर आप बाहर रहे तो वो पॉलिसी आपके ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, अब जो नए जाने वाले लोग हैं जी, वो इस चीज़ को कैसे समझें? उनके लिए क्या प्रोसेस है, वो क्या करें? अब उनकी क्या फीस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है? चाहे वो इमिग्रेशन वीज़ा पर जा रहे हैं या स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं, जो अब नए जाने वाले लोग हैं, यानी जो फर्स्ट टाइम अब अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस है अमेरिकी वीज़े का? अच्छा, अमेरिकी के वीज़े का अगर हम नया जितने भी अब लोग जानना चाहते हैं, अमेरिका अगेन मुख्तलिफ तरह के वीज़ाज ऑफर करता है। अगर स्टिल अभी H1B वीज़ा की अगर हम बात करते हैं, तो H1B वीज़ा में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, अगर उनकी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के अंदर आती है, उनकी पूरी ऑक्यूपेशन लिस्ट है अमेरिका की, अगर उसके अंदर आती है, तो उसके एतबार से वो वहाँ पर एम्प्लॉयर सर्च कर सकते हैं। अगेन एम्प्लॉयर के 4 से 5 स्टेप्स हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है तो वो उनको अपने मुख्तलिफ 4 से 5 स्टेप से गो थ्रू होना होता है। कि वो इंटरेस्ट शो करें कि हाँ हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा हमारे पास डेजिग्नेशन, वो अपनी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट के अंदर मौजूद है। एंड देन उसके बाद वो LCA का प्रोसेस होता है कि वो लेबर जो कंडीशंस एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एंड देन उसके बाद जो लॉटरी का मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका कोटा है, इसका पूरे साल में 65,000 का कोटा होता है कि जब इनका एवरी ईयर मार्च में एप्लीकेशंस फाइल होती हैं, वहाँ के एम्प्लॉयर फाइल करते हैं। उसके बाद 20,000 वो लोग हैं कि जिनकी मास्टर्स की एजुकेशन है, उनका एक सेपरेट कोटा है। यानी कि वो तमाम लोग कि जिन्होंने बैचलर्स किए हुए, यानी कि 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम पाकिस्तान से किसी भी कंट्री से, वो लोग भी एलिजिबल हैं। तो 65,000 ईयरली एप्लीकेशन होती है, जिसकी बैलेटिंग तकरीबन जून के अंदर होती है, तकरीबन मार्च अप्रैल से स्टार्ट होती है इसकी रजिस्ट्रेशन, जिसकी कॉस्ट $200-300 होती है। एंड देन उसके बाद इसकी जून में बैलेटिंग होती है। अच्छा, जो आम आदमी है, जो आम शख्स है या आम खातून है, आम लड़का है, उसके लिए सादा अल्फाज में ये बताएं कि अमेरिका जाने के लिए कितना खर्चा आता है, कितनी तालीम चाहिए होती है और क्या प्रोसेस होता है? अच्छा देखिए, अगेन उसकी एज क्या है। अगर हम बच्चे की बात करते हैं जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करे। अच्छा, अगर किसी की एज कम है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करे, क्योंकि नॉर्मली और बहुत सारे ऐसे वीज़ा, अगर हम स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस की बात करते हैं तो अमेरिका ऐसा वाहिद कंट्री है अक्रॉस द वर्ल्ड जिसमें आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर की फीस नहीं पे करनी होती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट नहीं पे करना। आपको आप सबसे पहले अपना प्रोसेस फाइल करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करते हैं, आपके पास यूनिवर्सिटीज़ आ गई, आपने एडमिशन्स अप्लाई किए और आपके पास एडमिशन्स ऑफर लेटर्स आपके पास आ गए। एंड देन उसके बाद आप I-20 के लिए अप्लाई करते हैं। अमेरिका में एक प्रोसेस है I-20 का। I-20 के लिए $550 टोटल अमाउंट पे करना होता है, गवर्नमेंट की फीस है। आपका I-20 इशू हो जाता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी।
एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है जो F1 वीज़ा कहलाता है, स्टूडेंट का वीज़ा जो होता है, उसमें आप ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन गैदर करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं यूएस कॉन्सुलेट के अंदर। अगर आप कराची से अप्लाई करते हैं तो कराची कॉन्सुलेट, नहीं तो इस्लामाबाद से अगर आप अप्लाई करते हैं एम्बेसी, देन आपको अपॉइंटमेंट हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मिल जाता है नॉर्मली F1 वीज़े का। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर किए, आप गए इंटरव्यू के लिए, आपका वीज़ा लगेगा। अच्छा, अब जब आपका वीज़ा लग गया, देन आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त चीज़ यूएसए के अंदर स्टूडेंट वीज़ा के अंदर तमाम स्टूडेंट्स के लिए है यही कि उनको टोटल $550 I-20 की फीस पे करनी है, इसके अलावा कोई फीस उनको नहीं पे करनी। अच्छा, फिर वो जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की बात करें तो अगेन अगर हम एक मैनेजमेंट सेक्टर के कोर्सेज हैं तो वो तकरीबन $12,000 से लेकर $20-25,000 के दरमियान हो सकते हैं सही ईयरली फीस के अंदर। सही। और अगेन आपको तो इनिशियल लेवल पे करनी नहीं सही। है। और अगर आपका वीज़ा लग भी जाता है तो इनिशियल डिपॉजिट आप $3,000-5,000 के दरमियान आप कर सकते हैं। और अगर मास्टर्स प्रोग्राम की बात करते हैं या अगर हम किसी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम की बात करें जो इंजीनियरिंग सेक्टर के प्रोग्राम्स हैं, उसकी फीस ऑलमोस्ट कोई जो $15,000 से $25,000 के दरमियान हो सकती है। तो पाकिस्तानी कितना खर्चा आ जाता है ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट को पाकिस्तान से अमेरिका जाने में? असल जो चीज़ है ना वो हमारे यहाँ ये है कि हम लोग ये कहते हैं हमें गोल अचीव हो जाए कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसके बाद तो हम दे ही देंगे। ज्यादातर लोगों की थॉट्स यही होती है। तो अमेरिका उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसकी वजह ये कि आपको अप्लाई करने तक आपका ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख रुपए का टोटल एक्सपेंस हो रहा है। 55,000 वीजा एप्लीकेशन फीस है, इसके अलावा जो मैंने $550 जो I-120 की फीस बताई है वो आपकी टोटल फीस है। और अगर आपने बहुत हो गया किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की $100-150 फीस है, तो अगर पाकिस्तानी वर्ड्स के अंदर मैं नॉर्मली सिंप्लीफाई मजीद कर दूँ, तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए के अंदर आपका पूरा यूएस का जो प्रोसेस है, आपका जो स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस है पूरा हो सकता है। ओके, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एज ग्रुप 18 से 22 साल के दरमियान है, क्योंकि या तो वो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे अगर उनके 18 साल है, अगर 22 साल है तो वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी अगर उनके पास बैचलर की एजुकेशन पाकिस्तान से मौजूद है जी, अगर पाकिस्तान में उनके बैचलर्स की एजुकेशन मौजूद है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस मौजूद है उनके पास, यानी कि 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का, तो वो H-1B वीज़ा जिस पे भी हम बात कर रहे थे ये अप्लाई कर सकते हैं, स्किल्ड स्पॉन्सरशिप वीज़ा। और दूसरा स्किल्ड इमिग्रेशन के अंदर जो इनका वीज़ा है वो EB-2 NIW के नाम से है। अच्छा, EB-2 NIW इज अ प्रोमिनेंट। HB-1 जो है वो मास्टर्स वालों के लिए है, ये आपने कहा कि जो बैचलर्स मास्टर्स दोनों के लिए है, लेकिन वो वर्क परमिट है बेसिकली। अच्छा, वर्क परमिट, उसके प्रिविलेजेस थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा जो है अमेरिका का वो एक I-130 इमिग्रेशन है, जो कि फैमिली इमिग्रेशन होते हैं, जो तकरीबन 17 साल लग जाते हैं। आप कह रहे हैं कि वो किन लोगों के लिए है जो वो जो है स्किल्ड प्रोफेशनल्स के जिनके 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मौजूद है और 16 ईयर जो एक्सपीरियंस मौजूद है, जो 16 ईयर एजुकेशन है। लेकिन H-1B वीज़ा जो है उसमें टोटल सिर्फ 16 ईयर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस कहीं पे स्पेसिफाई नहीं है। सही। अगर के एम्प्लॉयर को जो उसमें ज़रूरत है 1 साल की, 6 महीने की, तो फिर ज़रूरत ज़्यादा जो बेहतर रहता है फाइनेंस वाइज वो स्टूडेंट वीज़ा होता है, वो जो आपने जिसका जिक्र किया। स्टूडेंट वीज़ा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। वहाँ जाके आपको OTP एक मिल जाता है, यानी कि अगर आपने 2 साल की डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया, 4 साल का किया, OPT का मतलब है कि लेकिन अब इशू ये होता है ना कि सब तो स्टूडेंट नहीं है, अब स्टूडेंट से बढ़ गए जो लोग जो हायर एजुकेशन की तरफ हैं, मास्टर्स में चले गए, स्किल्ड में चले गए, तो वो फिर डिफरेंट वीजा अप्लाई, तो उनके फिर जो फीस होती है वो क्या ज्यादा होती है, कम होती है, क्या होता है? उसकी फीसेस ज्यादा होती हैं। अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं या PhD प्रोग्राम के लिए जाते हैं, उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन स्कॉलर करता है अमेरिका। सही। अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, अगर आपके एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर आपके आइल्स का स्कोर या अगर आपका टॉफिल का स्कोर बहुत अच्छा है, अमेरिका की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको अप टू 30%, 50% भी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है एक सिलसिला। ऑलरेडी फीस कम है, आप कम से कम बजट के अंदर मूव भी हो रहे हैं, और फिर अगर आपको आफ्टर जो ग्रांट द वीज़ा अगर आपको फीस भी पे करनी पड़ रही है, तो जब भी आपको कम अमाउंट पे करना पड़े। चलिए जी, डिटेल में आज हमने आपको बताया कि आप स्टूडेंट वीज़ा और स्किल्ड वीज़ा, इसके अलावा वर्क परमिट वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको कितनी फ़ीस देनी होगी। खुर्शीद भाई, किस तरीके से देख रहे हैं अभी जो ये नई पॉलिसी आई है, और अभी जिस तरह से शाहजेब भाई ने बताया कि स्टूडेंट वीज़ा जो है वो बेहतर रहता है लोगों के लिए जब वो जा रहे होते हैं, रैदर देन कि वो जो है वो किसी तरीके से वीज़ा ले लें और फिर उसके बाद वहाँ जाएँ, कोई जॉब सर्च करें एंड ऑल दैट। उससे बेहतर रहता है कि लोग स्टूडेंट वीज़ा पर जाएँ, पढ़ने के लिए भी जाएँ, और अगर उनको फिर कोई वहाँ पर जॉब मिलती है तो वो साथ के साथ जॉब भी कर लें। हमारे यहाँ से लोग जो है बस कहते हैं जी पैसे ले लें, किसी भी तरीके से हमें अमेरिका भेज दें, फिर वहाँ पर जाकर वो देख रहे होते हैं कि जॉब्स नहीं होती, ख्वार हो रहे होते हैं, वहाँ जाके फिर वो चीज़ें कर रहे होते हैं। जी देखें, सफ़ेद हाउस की तरफ से जो है वो जो सफ़ेद घर है अमेरिका का, जिसे व्हाइट हाउस कहते हैं, वहाँ की तरफ से जो पॉलिसियाँ हर महीने चेंज होती रहती हैं, तो कोई नरम पॉलिसी मैं समझता हूँ तालिब इल्मों के लिए
तो उनको रखनी चाहिए। सही। वो फीसिस भी बढ़ाते रहते हैं। हाँ। तो ये एक तजवीज़ होनी चाहिए। ज़ाहिर है उनका अपनी टेरिटरी है, वो अपने मालिक की खुद मुख्तारी है उनकी, तो कोई फीसिस के अंदर जो है वो थोड़ी सी कमी लेकर आनी चाहिए। हाँ। और वो स्टूडेंट्स जो जाना चाहते हैं, खा अमेरिका जाना चाहते हैं, US UK जाना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनको प्रॉपर हाँ। जो है वो रहनुमाई के साथ ऐसे अफराद का चुनाव करना है हाँ। जो उनकी प्रॉपर रहनुमाई कर सकें। बिल्कुल। और उनको सही सिम दें कि भाई आपने एजेंट के हाथ नहीं चढ़ना। हाँ। और अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करवानी है, अपनी फीस पे करनी है, फीस पे करनी है। और एम्बेसी से प्रॉपर अपना टाइम लेना है। हाँ। क्योंकि हमारे जो सेंट्रल पंजाब है जी, और जो हमारा AJK जी, आज़ाद जी, जम्मू जी, कश्मीर, जी जी आज़ाद कश्मीर जी, जो जी। है, तो वहाँ पर जो है वहाँ से कई अफराद जो है हज़ारों की तादाद में इस वक्त बैरून मुल्क में मौजूद हैं। बैरून मुल्क। और बिम्बर एक आज़ाद कश्मीर का एक इलाका है, जी जी वहाँ की तकरीबन कोई 70% लोग जो है वो कनाडा, UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर मौजूद हैं। और अगर कोई भी तालिब इल्म जाना चाहता है तो वो खुदारा किसी एजेंट के हाथ ना जाए हाँ। और प्रॉपर अपने कंसल्टेंट से रब्ता करे और उसकी रहनुमाई में तमाम दस्तावेज़ात को मुकम्मल करके प्रॉपर वे में किसी भी मुल्क में तालीम हासिल करने जाए, मुलाजमत के लिए जाए और डंकी का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह जिसकी रहे हैं वजह से कि लोग ये मर जाते हैं, हाँ बिल्कुल, तो कोई हादसा के शिकार इलीगल होते हैं। चीज़ ना करें, कभी भी ना करें, बिल्कुल नहीं करें। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रॉपर कंसल्टेंट, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो प्रॉपर कंसल्टेंट से बात करें, कंसल्टेंट से मिलें, वो आपको जो पेपर वर्क बताएं, जो बताते हैं आपको फ़ीस के हवाले से वो चीज़ें बताएं, और फिर गाइडलाइन लेके प्रॉपर जाएं ताकि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और फिर आप प्रॉब्लम का शिकार ना हो, आपकी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन भी हो और जाके फिर आप वहाँ जॉब सर्च कर लें। शाज़िब भाई, ये जो स्कैम हो जाता है जो कंसल्टेंट की जानिब से या एजेंट्स की जानिब से, ये क्या स्कैम होता है इनिशियली लोगों के साथ कि किस तरह लोग धोखा खा जाते हैं? अच्छा, बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने बैन भी कर दी हैं। उसकी मेजर वजह ये है कि वहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हाँ। या जो कंसल्टेंट्स उनकी प्रैक्टिस ऐसे रहे इंटरनेशनली फेक डॉक्यूमेंटेशन की बेसिस पे, क्योंकि दोनों साइड्स जो है वो स्टूडेंट्स भी समटाइम्स आके कंसल्टेंट्स को कहते हैं कि हम अपने किसी भी अंकल के उनके जो भी एम्प्लॉयमेंट है या जो भी जगह पे वो काम करते हैं, हाँ। उनका बिजनेस है, वहाँ से हम एक्सपीरियंस लेटर्स बनवा लेते हैं, सही। हम डिग्रीज कहीं से बनवा लेते हैं, हम आपको अच्छा CGPA चाहिए, आप स्कॉलरशिप अप्लाई करें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाँ। तो स्टूडेंट्स की तरफ से भी इसी तरीके के मामला होते हैं। और जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि आप ठीक है, आप हमें 5-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दें, हाँ। हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा देंगे, हमारा काम है अप्लाई करना। सही। तो दोनों साइड्स ऑफ स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसल्टेंट भी अच्छा देखना है और स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर। नहीं, अच्छा, तो ये कैसे ट्रस्ट करें? कौन सा कंसल्टेंट जो है वो बेहतर है, फेक नहीं है, स्कैम नहीं कर रहा, पैसे लेके नहीं भाग जाएंगे? ये भी तो एक चीज़ होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही। स्कैम कैसे करते हैं अच्छा, कंसल्टेंट? स्कैम्स कैसे करते हैं? जो हमारे पंजाब है ना, उसमें डन बेस का बड़ा मामला है। ठीक है, अच्छा। एक स्टेटमेंट यूज होता है कि आप डन बेस पे करेंगे, क्योंकि अब वहाँ पे ट्रस्ट लेवल ये खत्म हो गया कंसल्टेंट्स की तरफ से सही। या स्टूडेंट्स की तरफ से कि आप अप्लाई करते हैं तो क्या आप सही अप्लाई कर रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं है आप हमारे साथ स्कैम करके भाग जाएंगे। सही। क्योंकि देखिए, हर कंट्री के मल्टीपल वीज़ाज हैं। सही। अब इतने सारे नंबर ऑफ वीज़ाज हैं, इंटरनेट पे बहुत कम समटाइम्स रिसर्च होती है, अब तो खैर चैट GPT आ गया, लेकिन बहुत कम वीडियोस होती हैं या अवेयरनेस बहुत कम होती है सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली उस वीज़ाज के हवाले से। तो कंसल्टेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, वो ऐसा मतलब जो प्रोग्राम है किसी कंट्री का वो फाइंड आउट करते हैं जिसमें लोगों की नॉलेज ज़रा कम हो, मार्केट में कम से कम कंसल्टेंट्स उस प्रोग्राम को डील कर रहे हो। ओके। तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्योंकि सिर्फ जो उन्हीं के पास है। हाँ। अब अगर वो कोई चीज़ गूगल पे सर्च भी करेगा कि ये कंसल्टेंट जो है, इसके अलावा और कौन कौन से कंसल्टेंट मार्केट में कोई और नजर ही नहीं आएगा। जब नजर नहीं आएगा तो वो अल्टीमेटली उसी से केस होता है, यानी कि जो बहुत कंपोज प्रोग्राम होगा उसके हवाले से फिर वो लोगों को कंसल्टेंट स्कैम जो करते हैं उसके लिए जो मॉडर्न पार्ट है वो यही है कि वो ऐसा प्रोग्राम उठाते हैं जो मार्केट में कोई और ना कर रहा हो, जो उनकी स्पेशलिटी उसी में ही हो, ताकि वो किसी और के पास भी ना जाए, ताकि वो किसी और के पास ना जाए। बहुत शुक्रिया शाज़िब भाई हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पे आए, अक्सर हमारे शो पर आई। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, हेडलाइंस ब्रेक होंगी, फिर उसके बाद वापस आएंगे आपके साथ में, खूबसूरती करेंगे बातें, रेमेडीज शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, बात कर लेते हैं खूबसूरती की और अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। गोरी गोरी स्किन और निखरा निखरा चेहरा जो है वो कैसे स्किन अच्छी हो जाए और किस तरीके से जो आपकी स्किन है वो ग्लो 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 करे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में कॉन्शियस होते हैं कि उनकी स्किन ग्लास स्किन हो जाए। बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में कॉन्शियस होते हैं कि नहीं जी, कलर अगर नहीं भी स्किन का वाइट होता तो ना हो, लेकिन स्किन जो है वो स्मूथ हो जाए, पिंपल फ्री हो जाए और स्किन जो है वो ग्लो करे।
एक्चुअल में हमें स्किन की केयर करनी चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस तरीके से अपनी स्किन की केयर कर रहे हैं कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है। तो आज मेरे पास एक ऐसी रेमेडी है जो कि आपकी स्किन को जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश करेगी, आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए बेहतरीन है और फिर ये आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत बेहतर करेगी। यानी जिसको हम लोग कहते हैं ना ग्लास स्किन या बेबी ग्लो टाइप, ये सारा जो आपकी स्किन के जो खासियत होती है ना, स्किन प्रॉपर्टीज़, स्किन क्वालिटी, स्किन वाइटनेस, ये रेमेडी जो है अगर आप ज़रूर इसको अप्लाई करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा जी, अब रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आपने लेना है गाजर और एवोकाडो। अब गाजर और एवोकाडो जो होते हैं ना वो आपके स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि बहुत बेहतरीन ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपकी स्किन की क्वालिटी को बेहतर करती हैं, तो खाएं भी लगाएं भी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि 1 अदद उबली हुई गाजर लेनी है, गाजर को उबालकर आपने नरम कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने आधा एवोकाडो लेना है, फिर आपने 1 चम्मच खालिस शहद लेना है, 1 चम्मच आपने ताज़ा मलाई लेनी है, अगर आपके पास है तो ठीक है वरना रहने दें। अच्छा जी, अब आपने क्या किया कि आपने गाजर ले लिया, एवोकाडो ले लिया, शहद ले लिया, ताज़ा मलाई है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसको छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद आपने इन तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको एक साफ़ बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। जब ये बहुत नरम सा पेस्ट हो जाए, यानी सॉफ्ट पेस्ट बन जाए, तो फिर इसको अपने चेहरे पे लगाना है, गर्दन पर लगाना है और फिर 15 से 20 मिनट तक आपने क्या करना है कि ये लगा रहने देना है और फिर उसके बाद नीम गर्म पानी से आपने इसको वॉश करना है। फिर आपने इसको जो सॉफ्ट टॉवल होता है या फिर टिश्यू होते हैं उससे आपने खुश करना है, रगड़ना नहीं है भाई स्किन को। अच्छा, तकरीबन आपने जो है वो वीक में 2 दफ़ा ज़रूर ये रेमेडी अप्लाई करनी है अपनी स्किन पे, तो आप फिर इसका जादू जो है वो देखेंगे कि आपकी स्किन ग्लो करेगी, स्किन वाइटनिंग के लिए बेहतरीन है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, गाजर में जिस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें मिक्स की हैं इसको आपने हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करना है। अब इसका जो फ़ायदा है ये आपकी स्किन को मॉइस्ट भी रखेगा। अच्छा, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो जिल्द को निखार देता है। एवोकाडो जिल्द को गहराई तक नमी बख्शता है और नरम बनाता है और मॉइस्चर भी देता है। अच्छा, फिर क्या है, शहद जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है और डेफिनेटली आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जनाब, ये है आपकी स्किन के लिए आज की रेमेडी जो मैंने आपके साथ में शेयर की कि आपने ये रेमेडी घर पे ज़रूर अप्लाई करनी है और फिर आपने रिज़ल्ट बताना है कि इस रेमेडी का रिज़ल्ट जो है वो कैसा रहा। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं कि सीज़न चेंज हो रहा है और अभी इतना सीज़न चेंज भी नहीं हुआ कि यकीन करें मुझे नज़ला और फिर मुझे कफ़ और ऐसा लग रहा है जैसे कि सर्दियों की आमद है। हालांकि सर्दियां अभी काफ़ी दूर है, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स जो है वो आ गए हैं। ये इस वजह से भी होता है कि बारिश के बाद बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी हो रही होती है, स्किन इन्फेक्शन की तरफ भी जा रहे होते हैं, फिर किसी को जो है वो ब्रीथिंग का इशू हो रहा है, तो इस वजह से ये बहुत सारे लोगों के साथ इशू होता है या फिर ठंडा गर्म हो जाता है उस वजह से। तो अगर आपको कफ़ है, अगर आप को प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी कम है, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं ना वो एनर्जेटिक फील नहीं करते, तो उनको एनर्जेटिक रखने के लिए ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सर्दियों में भी बड़ी काम आएगी और ये ओवरऑल थ्रू आउट ईयर आपके बहुत काम आने वाली है। आपने क्या करना है, आपने प्याज लेनी है, उसको क्रश कर लेना है, फिर आपने प्याज का जो जूस है यानी जो प्याज का जूस है वो लेना है, फिर आपने क्या करना है, शहद लेना है, फिर आपने लेमन जूस लेना है और फिर आपने थोड़ा सा सॉल्ट लेके इसका पूरे का मिक्सचर बना लेना है और फिर उसके बाद जो है आपने इसको हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और हफ्ते में 2 दफ़ा ये रेमेडी आपने ज़रूर करनी है। आप देखें आपकी जो कफ़ है, आपका जो कंजेशन है वो दूर होगा और आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। चलें जी, ये तो रेमेडी हो गई आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और वेट लॉस कहवा हमारे पास है जी, वेट लॉस कहवा, जो कि हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि जी अगर आपने अपना वज़न घटाना है तो फिर ये कहवा बनाना सीखिए। चलिए जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये कहवा बन सकता है और ये है वेट लॉस कहवा। और हमारी जो एक्ट्रेस हैं, हमारी जो मॉडल्स हैं, ऐसे ही फिट नहीं होती जी, बहुत कुछ करना पड़ता है अपनी फिटनेस के लिए, लेकिन खाना खाना नहीं छोड़ना है, ये कभी नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी दुबला होना है तो खाना खाना छोड़ दें, खाना खाना नहीं छोड़ना है, बैलेंस डाइट लेनी है, इसके साथ साथ आप ग्रीन टी, इस तरह के कहवा और होम रेमेडीज़ कर सकते हैं तो आप फिट रहेंगे। अच्छा जी, अब कुछ बात हो रही है फिट रहने की, तो हमारी एक एक्ट्रेस हैं आयज़ा खान, जो कि बहुत ज़्यादा फिट भी हैं, खूबसूरत भी हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अभी जो उनका ये एक क्लिप आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम पर इसकी धूम है, चलिए ज़रा देखिए कि क्या कर रही हैं।
तो भाई अब कुछ बात करते हैं कि हमारी और आपकी ज़िंदगी में ये 4 लोग कौन होते हैं जिनसे डर के हम पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो फिर घर में कहा जाता है अरे भाई फलां क्या कहेगा, ये नहीं करो, अरे मामू क्या कहेंगे, खाला क्या कहेंगी, अरे भाई बराबर वाली आंटी क्या कहेंगी, या ऊपर वाली आंटी क्या कहेंगी, या फिर अब्बू के फलां दोस्त हैं उनकी वाइफ क्या कहेंगी, उनके बच्चे क्या कहेंगे, देखो 4 लोग क्या बातें करेंगे। तो हमारी सराउंडिंग में ये 4 लोग जो होते हैं ना, ये हमारे करीबी भी होते हैं और शायद बहुत दूर भी होते हैं। लेकिन दूर उस वक्त होते हैं जब हम पर बुरा वक्त पड़ता है, लेकिन जब अच्छा वक्त पड़ता है तो बातें बनाने के लिए 4 लोग जो हैं वो करीब होते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फारिया मौजूद हैं और मरियम मौजूद हैं, दोनों मेरी बहुत फेवरेट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? इतने दिनों बाद आए शो पे। चले जी, स्टार्ट करते हैं मरियम से। मरियम, ये बताएं कि ये 4 लोग जो होते हैं इतने पावरफुल होते हैं लोगों की ज़िंदगी में कि पूरी ज़िंदगी उनकी वजह से, उनके हिसाब किताब से चलती है, और फिर आखिर में जब आपकी कामयाबी हो या आपका जवाल हो तो कामयाबी में ये 4 लोग शायद नज़र आ जाएं, लेकिन जवाल में, मुसीबत में ये 4 लोग कहीं नज़र नहीं आते। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये देखें 4 लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ये जनरेशनल चलता आया है। हाँ। क्योंकि उस टाइम पे जॉइंट फैमिलीज़ वगैरह होती थी, ख़ानदान जॉइन होते थे, बहुत क्लोजनेस होती थी, सुख दुख में सब लोग साथ होते थे, तो सबको पता था कि फ़लाँ का बच्चा क्या कर रहा है, उसका क्या कर रहा है। तो ये जनरेशनल कॉन्सेप्ट जो चलता आया है हमारे माइंड में, वो फिर आके बैठ गया है। हाँ। अब शायद जो हमारी मदर्स का एज है या जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है, यहाँ ये वो भी काफ़ी होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और ये जो होता है ये एक माइंडसेट होता है कि भाई हम अच्छे तरीके से गुजारें अपनी ज़िंदगी ताकि हमारा नाम रहे ख़ानदान में, या हम लोग जो है ऐसा कोई गलत काम ना कर लें कि हमारी कोई बदनामी हो जाए, जिसकी वजह से 4 लोगों के डर के वजह से हमें वो खुल के जीने का मौका नहीं मिलता है, या हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये 4 लोग इवन दो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं बना किन से डरते हैं? वो 4 कौन से लोग होते हैं जिनसे हमारे अम्मी अबू डरते हैं और वो कहते हैं भाई ये नहीं करना तो इसने तुम्हें ये कह देना? देखिए ये ज़्यादातर वही खालाएं हैं या दादियाँ हैं या अच्छा, यहाँ पर किसी की, मतलब यहाँ पर हम किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहे ये कह के इन रिश्तों के बारे में कि भाई ये 4 लोग ऐसे होते हैं। हर किसी की सर्कमस्टांसेस और हर किसी का रिलेशनशिप हर फैमिली में अलग होता है, लेकिन हम ये जनरल वे में बात कर रहे हैं कि लोग जो होते हैं वो आपको इस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जी अम्मी अबू ज़्यादातर कौन से 4 लोगों से डरते हैं जिनका उनको डर होता है? फरिया कुछ कहना चाह रही है इस हवाले से? मुझे ऐसा लगता है 4 लोग स्टार्ट, मुझे तो लगता है 2 लोग तो घर से ही होते हैं। अच्छा, ठीक है, 2 लोग होते हैं बाहर के। हाँ। क्योंकि देखें सबा, घर के अफराद, घर की जो बॉन्डिंग होती है आपस में, अगर वो मजबूत है तो मेरे ख्याल से 4 लोग कोई भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि घर से ही स्टार्ट हो जाता है बात करना, कोई बात जो देखें, कोई जो बात अपने मुंह से आप घर वालों की कोई भी बात होगी नहीं निकालेंगे, वो 4 लोगों को कैसे पता चलेगी? तो आपस में भी भाई बाउंडिंग ऐसी रखनी है आपने, बहन भाइयों की, अम्मी पापा की, सबसे। हमारा क्या है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं फिर वही बात देखें, रिश्ते को बदनाम नहीं करना चाह रही, लेकिन अम्मियाँ भी बहनों को अपनी बहुत बताती हैं, वालिद साहब जो है वो भी फुप्पो, वो होते 4 लोग घर के ही, मुझे ऐसा लगता है वो कोई बाहर के ही नहीं होते। सही कह रही है, वो कोई बाहर के नहीं होते। लेकिन पता है क्या कि ये होती बड़ी छोटी छोटी बातें, लेकिन इससे आपकी लाइफ की बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसकी वजह से आपके लाइफ के बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं और शायद इस डर की वजह से ठीक भी हो जाएंगे। ये भी कहना रिस्की है ना कि 4 लोगों के डर से आपने ये काम नहीं किया। भाई अगर कोई ऐसा काम है जो कि आपको लगता है कि अनएथिकल है, ऐसा काम है जो आपको लगता है कि लोगों को पसंद नहीं है या आपकी ख़ानदानी रिवायत से हट के है, तो ऑब्वियसली आपको खुद पता होगा आप वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ना है, अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है, आपके कोई ड्रीम्स हैं, आप कुछ टेनिस खेलना चाहते हैं, आप क्रिकेट में जाना चाहते हैं, या आप कोई भी चीज़ ऐसी करना चाहते हैं, तो आपको घर से यही कहा जाता है नहीं नहीं ये नहीं करना है आपने, क्योंकि हमारे ख़ानदान में तो ऐसा नहीं हुआ। असल में मसला ये होता है कि जो लोग 4 लोगों से डर रहे होते हैं ना, वो बेचारे अपने ख़ानदान को या बाकी लोगों को देख के चल रहे होते हैं। लेकिन ये जो 4 लोग बातें बनाते हैं ना, इनकी अंदर से ख्वाहिश यही होती है कि उनके अपने बच्चे भी यही सारे काम करें, और उस वक्त वो कहते हैं हम बाशऊर हैं और हम पढ़े लिखे, इसलिए हमने अपनी औलाद को अलाउ किया या इजाज़त दी। मुझे ऐसा लगता है, देखें 4 लोग जो आप बात कर रही हैं ना, कि बाकी में इस तरह का काम जो कि सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट कर रहा है, आपको उस बारे में सोचना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई यही काम पढ़ाई का, अच्छी चीज़ का, कि 4 लोग क्या, इसमें नहीं कह सकते कोई 4 लोग, लेकिन हाँ देखिए, वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जाहिर सी बात है, हम वी आर सोशल एनिमल, तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कोई बुरा कदम उठाते हुए कि बाकी में 4 लोग क्या कहेंगे। तो
चाहिए तो नहीं उठाना चाहिए। हाँ, नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, अच्छे काम। मतलब किसी ब्यूटी से रिलेटेड किसी क्लिनिक को ज्वाइन करना चाहते हैं, या अपने लिए अब कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, या आप जो है अच्छे से कपड़े पहन के, मॉडर्न कपड़े पहन के घूमना फिरना चाहते हैं, तो इसमें 4 लोग कहाँ से आ जाते हैं? मरियम, आपने क्या क्या फेस किया, या आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ इसलिए छोड़ दी हो कि 4 लोग क्या कहेंगे? टेक्निकली ये तो नहीं ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, लेकिन बिकॉज एट पर्सनल लेवल पे व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो पेरेंटल आता कि ओ लोग क्या कहेंगे, यू नो, ऐसे थोड़ी कोई घर ख़त्म किया जाता है। तो यहाँ पे यही समझाया गया था कि देखें, लोगों को बातें करने का 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन उनको कोई और टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन दे डोंट नो व्हाट, यू नो, एक पर्सन किस चीज़ से गुजर रहा है, किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो आप बेहतर जानते हो, आपके घर वाले बेहतर जानते हैं। तो वहाँ पे उस स्टिग्मा को आप हटाएं और आप यहाँ देखें कि एक तकलीफ से इंसान गुजर रहा है, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मेरे लाइफ में यही 4 लोगों वाला ज़्यादा सिस्टम था, लेकिन विद टाइम जो है वो घर वाले समझ गए कि नहीं, वाकई में देयर वाज एन इशू। तो इसीलिए, लेकिन अगर आपके घर वाले ना समझते और कांस्टेंट आपके ऊपर प्रेशर डालते कि आप डिवोर्स ना लें क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे, हमारे यहाँ पर डिवोर्स नहीं होती, बिल्कुल 4 लोग क्या कहेंगे, तो फिर फारिया आप देखें एक सिचुएशन कितनी डिफरेंट होती है। स्टिल ये वही जो है ना पेन फील कर रही होती हैं और उसी सिचुएशन में रह रही होती। जब देखें ये कि आई फील रियली सॉरी, लेकिन आप यकीन करें, देखें इन्होंने जो वक्त गुजारा है, जिस चीज़ से गो थ्रू हुई है, तब ये 4 लोग नहीं थे, लेकिन जब ये फैसला इस तरह ले रहे तब वो 4 लोग कहाँ से आ गए? जो मुश्किल एक वक्त वो देख चुकी हैं, तब हमारे साथ वो 4 लोग कभी हमारे मुश्किल वक्त में नहीं खड़े होते, लेकिन हमारे लिए बातें बनाने के लिए 4 लोग पता नहीं कहाँ से खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से खड़े हो जाते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा फारिया, ये बताएं कि ये माइंडसेट कितना चेंज करने की ज़रूरत है और ये कितना ज़्यादा इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर उनकी औलाद कोई काम करना चाहती है जो उनके ख़ानदान में किसी ने पहले कभी नहीं किया और वो एक पॉजिटिव काम है, तो उसके लिए अलाउ करना, या फिर उसके लिए ये देखना कि जी 4 लोग क्या कहेंगे। अब मसला सारा ये होता है कि अब फ़र्ज़ करें कि किसी ने ये कहा कि भाई उसको मीडिया में काम करना है, या किसी ने कहा कि भाई वो ब्यूटी पार्लर में काम करना चाहती है, या किसी ने कहा कि भाई वो जाके एयरलाइन में काम करना चाहती हैं, मतलब क्रू का हिस्सा बनना चाहती हैं। तो अब क्या होता है कि फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा इस हवाले से रेजिस्टेंस आ जाती है, नहीं तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम मीडिया में कैसे काम कर सकती हो, तुम कैसे जो है वो किसी एयरलाइन का हिस्सा बन सकती हो, तुम ये काम नहीं कर सकती, अच्छा तुम ये करो, तुम ट्यूशन पढ़ा लो, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम घर में बैठ के ये कर लो। तो ये क्या होता है कि किसी के टैलेंट को कम करना होता है या सप्रेस करना होता है, फिर क्या होते हैं ना वो घर में बैठ के ट्यूशन पढ़ाने के काबिल होते, क्योंकि उनका जो अपना पैशन होता है ना, वहीं का रहा ना, माइंड जो ड्रीम होता है ना, वो कहीं मिस हो जाता है। तो इसमें कितना बैलेंस करने की ज़रूरत है कि लोगों को अलाउ किया जाए, क्योंकि अगर जब मैंने ज्वाइन की थी न्यूज़, या मैंने जब मीडिया ज्वाइन किया था, तो ट्रस्ट में बहुत सारे लोगों ने मेरे अपने फैमिली से ही बहुत सारी जो है वो बातें की थी, और कि जी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता समहाउ ऑब्वियसली। तो ये हुआ कि मेरे फादर ने मुझे अलाउ किया, मेरी अम्मी ने मुझे अलाउ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग ग्रेट राइट नाउ। अब वही लोग जो है मेरे ही शोबे को पसंद करते हैं, और राइट नाउ वो लोग अब जो है वो न्यूज़ को और मीडिया को प्रेफर करते हैं। उनकी अपनी कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है कि जी हमारा भी कुछ जो है वो अगर हो जाए तो ठीक है। लेकिन उस टाइम पर व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, तो मैंने जो है अपने ख़ानदान से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस की थी। इट हैपेंड एग्जैक्टली सेम विद मी। अच्छा, मेरा जो प्रोफेशन था, मैं इनको यही बता रही थी कि मैं कैबिन क्रू रही थी। सही। ये 4 लोग क्या बातें करेंगे, तुम कैबिन क्रू बन रही हो। द थिंग इज दैट मैं हलाल कमाई कर रही हूँ, मैं किसी से मांग नहीं रही, मैं कोई हराम कमाई नहीं कर रही। जब बुरा वक्त आया था तो कोई ये 4 लोग मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं ही निकली ना घर से, मैंने ही काम किया, तब ये 4 लोग कहाँ थे। लेकिन देखें, अगर तब बच्चा या बच्ची, स्पेशली बेटियाँ, उनका जो दिल करता है वैल्यूज़ ना खोएं अपनी, हलाल कमाई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, आपके लिए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही ना, तो उसको करने दें, उसे लेट हर फ्लाई, लेट हर गो। और पता है कितना आपको फारिया, आई कैन अंडरस्टैंड कि जिस टाइम पर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा होगा, जब आप उस स्ट्रगल से गुजर रही होंगी, उनके दिमाग में ये पैशन होगा कि नहीं आई हैव टू डू समथिंग और मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो वो पेन जो है ना, वो मैं उस पेन का आइडिया लगा सकती हूँ कि कितना डबल प्रेशर होगा पेन को ही मैंने उसको ताकत बनाई अपनी। आई विल शो देम
हाँ। और मैंने उनको दिखाया सही। कि नहीं, मैंने कुछ करके दिखाया। कुछ करके अब वही 4 लोग जो मिलते भी नहीं थे वो मिलते हैं और अब मैं नहीं मिलती किसी से। वो फारिया को कहते होंगे, फारिया जरा ये सीवी जो है प्लीज, ये हमारी बेटियों की सीवी जो है ये आप प्लीज दे दीजिएगा, कोई एयरलाइन में जो है कहीं अच्छी जगह कोई जॉब ही लग जाए। तो जनाब ये 4 लोग जो होते हैं ना, इनकी कहानी इतनी मुख्तसर होती है कि जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, तो ये फिर अपने ही कामों के लिए आपके पास आते हैं। तो अगर आप कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो बिल्कुल करें, आप इसके लिए बिल्कुल रेडी रहें, किसी की ना सुने, लेकिन काम पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो अनएथिकल ना हो। चलिए जी, शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर ढेर सारी बातें करते हैं दिल की। वेलकम बैक। तो भाई लोगों की बातें हो रही हैं कि लोग आपको कामयाबी तरक्की से किस तरह से दूर कर देते हैं और उन्हें आइडिया भी नहीं होता, और फिर आप उनको कई सालों बाद जब मिलते हैं और बताते हैं आप उनको कि भाई आपकी वजह से ना मैंने ये चीज़ अचीव नहीं की, या आपके उस एक्ट की वजह से मुझसे ये इतनी बड़ी चीज़ छूट गई, तो यकीन करो उन्हें याद भी नहीं होता। अच्छा हमने शायद ऐसा नहीं कहा होगा, नहीं तो आप कर लेते, आपको क्या फ़िक्र थी। इन दी एंड इस तरह का भी जवाब आता है। मरियम, ऐसा होता है यूजुअली कि अब किसी ने मतलब किसी की छोटी सी ख्वाहिश है कि उसने जाके जो है वो अच्छी सी जीन्स और टी शर्ट पहननी है। मैं बहुत उन जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट रखते हैं, लड़कियों के साथ शायद ऐसा भी होता होगा, तो वो भी उनके लिए वबाले जान बन जाता है कि वो मॉडर्न ड्रेसिंग भी नहीं कर सकती, कि नहीं आप ये नहीं पहन सकते। आप अगर वो अखलाक के दायरे में, तमीज़ के दायरे में कोई चीज़ वेयर करना चाहती हैं तो ये उनका राइट है ना। बिल्कुल। देखिए अक्सर ये जो 4 लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द होते ही हैं, हमारे घरों में ही होते हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि अक्सर होता है ना कि एक आपको एक वो रखना पड़ता है, एक इमेज रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो डर के माहौल में रहते हैं कि यार ये फलां ये शख्स कह देगा, इस तरह के कपड़े नहीं पहनना, यूँ पहन के नहीं निकलना, देखो तुम्हारी बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे, हाँ, तुम्हारे हाँ। ये घर वाले क्या कहेंगे। तो अगर सबसे तो ये कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर भी रहे हैं तो आप अपनी वैल्यूज़, अपनी बाउंड्रीज़ को रखते हुए करें कि अगर आप मॉडर्न ड्रेसिंग भी कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ी सी लंबी शर्ट आपने पहनी, आपको जीन्स पहनी थी, आप उसको अच्छी तरह स्टाइल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने इस्लामिक वैल्यू से दूर या अपने दायरे से दूर करके अगर कोई सिर्फ एक जीन्स शर्ट पहन के भी बाहर आ गया तो ओ ये क्या तुमने कपड़े पहन लिए। लेकिन अगर आप कवर्ड हैं, ढके हैं, प्रॉपर आपका सारा कवर्ड वो है तो आप कर सकते हैं। अगर कहीं बाहर आना जाना है, कहीं घूमना फिरना है। अच्छा ये ना, ये जिस तरह से मरियम बात कर रही है फारिया, हमारे यहाँ ना हमारे घरों में कितनी टैलेंटेड खवातीन होती हैं। आप देखें कि आपकी कोई भाभी होंगी या हमारे फैमिलीज़ में होता है कि वो खवातीन बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, वो खवातीन जो है बड़ी अच्छी सेंस रखती हैं कि अपना मेकअप खुद कर लेती हैं। इनफैक्ट वो जो ब्राइड्स होती हैं वो उनको आके मशवरे दे रही होती हैं, अरे भाई तुम ऐसे पहन लेते, तुम ये इसको दुपट्टे को ऐसे कर लें। क्या है कि वो स्किल्ड हैं लेकिन वो आगे नहीं आ सकी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो काम नहीं करती, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनको किसी ने रियलाइज़ ही नहीं कराया कि वो कितनी टैलेंटेड है। ये होता है कि अपने घर में जो टैलेंट है ना वो उसको भी दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। भाई अगर आपके यहाँ कोई वाकई बहुत स्किल्ड खातून है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको बताएं कि यू कैन बी अ प्रोफेशनल, यू ऑल्सो कैन अर्न अबाउट इट। मतलब आप घर में बैठ के उसको सिखा दें, पढ़ा दें, लेकिन नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के 4 लोग क्या कहेंगे, उनकी नंद क्या कहेंगी, उनकी सास क्या कहेंगी, या फिर वो उनकी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके भाई या बहन क्या कहेंगे। हमारे ख़ानदान में तो ऐसा नहीं होता, तो वो उनकी स्किल्ड कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। हमारी जितनी ख़वातीन इस वक्त घरों में बैठी हुई है ना, ये हाईली स्किल्ड खवातीन हैं। आप यकीन करिए अपने अपने कामों में किसी को बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करने आते हैं, किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, कोई बहुत अच्छे तरीके से किचन मैनेजमेंट कर सकता है, कोई बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो अपना होम डेकोर कर सकता है। ये सब हाईली स्किल्ड है, लेकिन क्या होता है कि किसी ने कभी शायद उनको ये रियलाइज़ नहीं कराया होता कि आप भी बेहतर काम कर सकती हैं, घर में बैठ के भी कर सकती हैं। इसका मतलब है देखें सारी बात तो फिर वही से स्टार्ट हो जाती है। हाँ। ये घर से हाँ, एम्पावरमेंट आपकी स्टार्ट होगी घर से। अगर आपकी बेटी हाईली स्किल्ड है और अगर माँ देखें बहुत कुछ करवा सकती है, सही, वो लड़ भी सकती है। माँ अपने बच्चों के लिए अपने शौहर से भी लड़ सकती है, सही, कि नहीं मेरी बेटी में ये काबिलियत है, मैं कुर्बानी दूंगी, बेटा आप नहीं करना है, आपने करना है, माँ को करना है। वो फिर हस्बैंड, फिर बड़ी बहन, ये सब काम हम करवा सकते हैं। लेकिन सबा बच्चियों के पर नहीं काटें। अगर वो कुछ करना चाह रही हैं, अपनी वैल्यूज़ ना खोते हुए, अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए, एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग में रहते हुए, तो लेट देम डू देम। बिल्कुल घर से बहुत बिल्कुल घर बहुत मैटर करता है, स्पेशली जो 4 लोग, वही बात ना देखे 3 लोग घर के ही हैं, घर के ही हैं, वो चाहे माँ की सूरत में है, बाप की सूरत में है, कि फुप्पो की किसी में भी, वो हैं ही घर के। तो उन घर वालों को मैं ये कहूँगी प्लीज़ उन 4 लोगों से दूर हो जाए। लेकिन फरिया ये जो 4 लोग हैं, चाहे उसकी सराउंडिंग में हमारे अपने अजीज रिश्तेदार ही क्यों ना हो,
आपके दूर के मामू भी हो सकते हैं, अम्मी के कज़न्स वगैरह भी हो सकते हैं, अब्बू के कज़न्स वगैरह भी हो सकते हैं, अब्बू के बहन भाई भी हो सकते हैं, अम्मी के बहन भाई भी हो सकते हैं। इनका नैरेटिव क्यों चेंज हो जाता है उस टाइम पर जब इनके अपने बच्चों की बारी आती है? फारिया? हाँ हाँ हाँ, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि तुम पूरा छुरी कांटे से काट लो वो ठीक है, और हमने चाकू रखा तो हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अपने बच्चों के लिए देखें, माँ जो होती है ना, हमारी ये हम मुझे नहीं पता, हमारी माँ ने ना हमें सबके आगे पेश किया है। हम जब बोलते थे भाई हाँ वो तो ऐसे कर रहे हैं, मामू के बेटे तो ऐसे कर रहे हैं, खाला के आप लोग नहीं छोड़ो उनको, छोड़ो, तुम लोगों ने सही रहना है। हाँ तो घर से ही स्टार्ट है सबा। हाँ। माँ को मैं अब अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी के लिए कुछ कहे, हाँ, हाँ, ओ हो nobody is allowed to say a single word for her। सही। मैंने एम्पावर करना है उसे। हाँ। इसी तरह हमने अपने घर में अपनी वीमेंस को एम्पावर किस तरह करना है। हाँ। बेटा इट्स ओके, हम है ना आपके साथ। हाँ। जब एक औरत ही कुछ दूसरी लोग को एजुकेशन कॉलेज में जाएं तो मसला, ठीक है, प्रॉब्लम। आप हायर यूनिवर्सिटी चूज करें तो प्रॉब्लम, आपका अच्छा सर्किल हो, अच्छे पॉजिटिव फ्रेंड्स हो तो प्रॉब्लम, कोई कहीं बाहर खाने पीने जा रहा है तो प्रॉब्लम। ये सिनेरियो थोड़े अरसे बाद उनके अपने बच्चों के लिए चेंज हो जाता है। उस टाइम पर तालीम होती है उनके पास, उस टाइम पर वो बाशऊर होते हैं, उस टाइम पर वो सोसाइटी को केटर करना जानते हैं। मतलब आपके बच्चे यानी किसी और के बच्चे जब वही काम कर रहे होते हैं जो आप दूसरों के बच्चों को करने से मना कर रहे होते हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है, तब आपके लिए रूल्स भी चेंज हो जाते हैं, रेगुलेशन भी चेंज हो जाते हैं, माशरा, सोसाइटी, एथिक्स, सब चीज़ें चेंज हो जाती वो हैं। कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। घर से बहुत इम्पोर्टेंट माँ, सबा माँ। हाँ। माँ का मतलब ही यही है, वो 4 लोगों से ही बचाना है उसने अपने बच्चे को। सही, बिल्कुल। तो 4 लोगों से बचाएगी कैसे? बाउंड्रीज और लिमिट से। और सबसे बड़ी बात होती है तरबियत की। यकीन It's करें, important। तरबियत की बात होती है। मैंने इसे ऐसे मैंने लोग देखे कि जो दूसरों के ऊपर बहुत बातें बनाते हैं, लेकिन यकीन करें उनकी औलाद में शायद वो तरबियत लैक करती है। और जो दूसरों के बेटों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके करैक्टर के बारे में बात करते हैं या सारा कुछ करते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप से अच्छे बच्चे होते हैं। वो ख़वातीन, वो लड़के, वो लड़कियाँ बड़ा अच्छा अपनी फैमिली को केटर करके चल रहे होते हैं। मरियम? बिल्कुल, देखिए यही सारी सी बात है कि तरबियत की बहुत बड़ी एक रोल होता है कि अगर आपका बच्चा कहीं बाहर निकल रहा है या कहीं जा रहा है तो उनको बाउंड्री पता होनी चाहिए। ये मेरी वैल्यूज़ है, यहाँ से ज़्यादा मुझे पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। आप बच्चों को निकलने दें, करने दें। अगर आप डर में रहेंगे तो आप अपनी तरह बच्चों को भी मफलूज बना देंगे। आप दिमाग से नहीं, ये तुम्हें यही करना है, उनको आप एक्सप्लोर करने दें। आप जब तक और ये घर से ही आता है, कोई एक रिबेलियस होता ही है, या जैसे माँ होती है, अक्सर माँ ही उठ के बाहर आती कि नहीं, मैं ये नहीं करने दूंगी, जो मैं चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, जो मैं माइंडसेट से गुजर चुकी हूँ, 4 लोगों को कर करके मैं यहाँ अपने आप को दबा दिया, अब मेरा बच्चा इसके नहीं लिए ना ख़वातीन को, चाहे वो पुराने ज़माने की हो, नए ज़माने की हो, तालीम की बड़ी ज़रूरत होती है। मतलब मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, मेरी अम्मी के पास अगर कोई भी मशवरा करने या कोई भी वो फैमिली में देखती हैं कि किसी को भी मशवरे की ज़रूरत है, तो वो कभी किसी के बच्चे की कामयाबी तरक्की से नहीं रोकती, बल्कि उल्टा हमारे पेरेंट्स समझा रहे होते, नहीं भाई अपनी बच्ची को जाने दो, पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। लेकिन ऐसा दूसरे नहीं करते हमारे पेरेंट्स के साथ। दूसरे सिर्फ जो है ना वो माइंडसेट चेंज करने के लिए आते कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल तुमने ये नहीं करना है। तो वो ये होता है, ये उनका ब्रॉटअप चल रहा है। जेलसी भी कह सकते हैं, आजकल जेलसी बहुत ज्यादा। हमने नहीं देखना ना अपने आगे किसी को भी, हमने देखना ही नहीं है। सही। और स्पेशली ये 4 लोग होते ही यही हैं, वो देखना ही नहीं चाह रहे होते आगे देखना ही नहीं चाह रहे। बुरे वक्त में सबसे आगे होंगे, लेकिन अच्छे वक्त में आपको दिखेंगे भी नहीं 4 लोग। सही, बिल्कुल सही कह रही है। चले जी, ये जो 4 लोगों वाली गुफ्तगू है ना, ये तो बस चलती जाएगी, ये ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो ऐसे दुख है ना जो ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। और आज तक भी ये 4 लोग, यकीन करें, हम सबका पीछा नहीं छोड़ते, और आप सबका भी इन 4 लोगों ने कोई पीछा नहीं छोड़ा होगा। बहुत शुक्रिया फारिया, बहुत शुक्रिया मरियम, आप हमारे शो पर आई। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अजवाइन आपकी ज़िंदगी में कैसे बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई बात करते हैं अजवाइन के फ़ायदे की, कि अजवाइन हमारी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे दे सकती है। स्किन का फ़ायदा, हाजमे का फ़ायदा, खूबसूरती का फ़ायदा, सेहत के लिए फ़ायदा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शाह भाई हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। शाह भाई ये बताएं कि अजवाइन के फ़ायदे क्या क्या हैं, और आज आप हमें क्या बता रहे हैं इस हवाले से? देखिए, आप लोग अजवाइन सिर्फ सुनते आए अजवाइन, और एक ही अजवाइन देखते आए, वो हो अजवाइन देसी, जो हर घर में यूज़ होती है, आपकी रेमेडीज़ में यूज़ होती है।
रेसिपीज़ में भी डाला जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के रायतास में डाला जाता है, हाँ चटनी वगैरह बनती है। तो अजवाइन की 4 किस्में हैं। हाँ एक अजवाइन देसी है, हाँ एक अजवाइन खुरासानी है, सही, एक करफ्स है अच्छा और एक अजमोद है। अच्छा जी, ये 4 अजवाइनें हैं। चले जी, ठीक ये है। फोकस करके जरा दिखाएं, यहाँ। एक अजवाइन कौन सी है ये जी? अजवाइन देसी है, ठीक है, ये अजवाइन खुरासानी है। हाँ शाह भाई थोड़ा सा इसको जरा दिखाएं, वो देखें वो वहाँ पे, हाँ अब ये देखें, देखें, ये अजवाइन देसी है, ठीक है ये अजवाइन खुरासानी है, ठीक है, ये करफ्स है, ओके में करफ्स है, करफ्स, ठीक है, और ये अजमोद है। अजमोद है, जी ठीक हाँ। है, ये 4 अजवाइनें और चारों के बेनिफिट्स अलग अलग हैं। अच्छा सही, अक्सर लोगों के पेट में दर्द हो जाता है या अफारा हो रहा होता है पेट पे, तो उस सूरत में आपने देसी अजवाइन लेनी है, ठीक है, जो आम तौर पे घरों में यूज़ होती है। इसकी आधी चम्मच मुंह में रख के चबा लें, ऊपर पानी पी लें। हाँ 5 से 10 मिनट के अंदर पेट के दर्द में आराम आ जाएगा। पेट के दर्द में पेट के दर्द में आराम अच्छा, आ कुछ जाएगा। लोगों को हाजमे का इशू होता है, डकारें आ रही होती डकारें हैं, आ रही होती हैं। बहुत ज़्यादा लगता है उनको तेजाबियत हो रही है, उसके लिए क्या करना देखिए, है? जिन लोगों को तेजाबियत बहुत होती है, फारा हो जाता है, गैसेस बहुत बन रही होती हैं, तो आपने अजवाइन देसी 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। सही। खाना खाने के बाद आधी चम्मच पानी के साथ, ये पेट का फारा भी खत्म होगा, खट्टी मीठी डिकारें भी खत्म होंगी, मैदे की जलन भी दूर होगी, और गैसेस जो घूम रही होती हैं पेट के अंदर वो भी खत्म हो जाएंगी। वो भी खत्म हो जाएंगी, सही। अच्छा, फिर इसके अलावा ना ये बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं अगर सांस लेने में दुश्वारी है या ब्रीदिंग के इश्यूज हैं, तो उसके लिए भी अजवाइन बेहतर होती है? अगर वो गैसेस की वजह से हो, गैसेस अगर की आपके वजह से। सीने की जकड़न की वजह से हाँ। है, जैसे आजकल एक वायरल फैला हुआ खांसी का, बलगम रेशे हाँ, का, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बुरा हाल हो रहा है लोगों का। कंजेशन हो रही है जी, लोगों को बिल्कुल। बहुत ज्यादा। हाँ देखें, ये मेरे साथ भी हो रहा है, सही। कल से हुआ है, तो मैंने कल ही स्टार्ट किया। हाँ। आपने 7 पत्ते पुदीना के लेने, अच्छा। 4 लौंग लेनी है, सही। 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम, 3 दिन पी लें, सीना साफ। मैंने रात से स्टार्ट किया, काफ़ी बेहतरी आई, हालांकि अभी है खांसी मुझे, अच्छा। लेकिन उतनी नहीं है जो लेकिन कल थी। अभी क्योंकि अब थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है और हाँ। हल्का हल्का ऐसा फील हो रहा है कि हम सर्दियों की तरफ जा बढ़ रहे रहे हैं, तो इस मौसम में अजवाइन को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, किस तरह इसका फायदा है? देखिए, अगर आप सब्ज़ चाय बनाते हैं तो उसमें आप 1 चुटकी अजवाइन डाल लें, अच्छा। और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल लें, और सब्ज़ चाय बना के पिएं, सब्ज़ जो चाय। पेट के निज़ाम के लिए भी बेहतर होगा, हाँ। और साथ में खांसी बलगम के लिए भी बेहतर होगा। खांसी और बलगम के लिए भी बेहतर होगा, कंजेशन के लिए भी अजवाइन। हाँ। अच्छा, अजवाइन का रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं नहीं। है, सही। अच्छा, दूसरी अजवाइनें जो हैं 3, हाँ। वो आप मर्ज के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। देखें, इसमें बाज़ लोगों को बेख्वाबी होती है, हाँ, भूख नींद नहीं आती लगती है, और उसकी वजह से मुंह का जायका भी अजीब हो रहा होता है, अजीब हो एंजाइटी भी फील हो हाँ, रही होती है। सही। तो आपने अजवाइन खुरासानी, अच्छा। लेकिन अजवाइन खुरासानी आपको हर दुकान पे नहीं मिलेगी। अच्छा। वो बाकायदा नुस्खे के हिसाब से दिया जाता है, आम तौर पे सेल आउट नहीं होता ये। ओके। हाँ, इसमें नींद का आंसर शामिल होता है, अच्छा। तो ये सुकून देती है। अगर बाज़ लोगों को या पिंडलियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और इन हाथों में दर्द फील होता है, हाँ। तो आपने अजवाइन खुरासानी हाँ। और सफ़ेद मूसली, इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें, सही। आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना लें। एक तो इससे नींद भी अच्छी आएगी, पट्ठों को भी ताकत देगी। पट्ठों को भी फिर ताकत मिलेगी। अच्छा, भूख जिनको नहीं लगती और जिनको इम्यूनिटी का बहुत मसला होता है, उनके लिए भी अजवाइन मुफीद है? जिन लोगों को भूख नहीं लगती, इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो रही है, हाँ। और दूसरा ये है कि खाना थोड़ा सा खाते हैं, ऊपर पानी पी के बस बैठ जाते हैं, हाँ। तो ऐसी सूरत में आपने अजवाइन और सौंफ का कॉम्बिनेशन बनाना है। अच्छा। सौंफ और अजवाइन दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें, हाँ। खाना खाने के बाद आधी चम्मच पानी के साथ। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, सही। शुगर का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है, सही। अच्छा। अक्सर लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बढ़ जाता बिल्कुल है, ठीक जिसकी बॉर्डर लाइन है 6.7। अगर ये इसको क्रॉस कर रही है, तो फिर आपने लोबिया, पालक, मेथी, टमाटर और चने की दाल ये बंद कर देनी है। गोश्त नहीं खाना है आपने। कोशिश करें टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम खाइए। और ये अजवाइन आती है जिसे तुख्मे करफ्स कहते हैं, इसे तुख्मे करफस भी कहते हैं। हाँ। इसमें मिट्टी होती है, इसको पहले साफ कर लें। हाँ। आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें 2 महीने तक, और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेगा। कंट्रोल। जी हाँ। चौथी किस्म जो अजमूद होती है, अजमूद, हाँ। अजमूद, ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिन लोगों को अर्कुल निसा का दर्द रहता है, अच्छा। या कमर से टांगों में दर्द आता है, तो उसके लिए ये आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें। हाँ। और ये उन ख़वातीन के लिए भी बेहतर है जिनको
जो है मंथली आयाम में बेकायदगी है कि 2-2 महीने डिले हो जाता है, ये उनके लिए भी बेहतर है, ये उसको भी ठीक करेगा। सही, उसको भी ठीक करेगा। अच्छा, ये बताएं कि अजवाइन का जो इस्तेमाल है ये रेगुलर बेसिस पर किया जा सकता है। अब जिस तरीके से आपने कहा कि जिनको बेख्वाबी रहती है, हाँ। अब नींद की कमी का शिकार यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा दिमाग जो है वो जाग रहा है और नींद उस तरह प्रॉपर नहीं आ रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं। वो लोग प्रॉपर वे में अजवाइन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। हाँ। दिमाग चल रहा है, खुद सो रहे हैं, हाँ। सबकी बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन नींद कच्ची है। नींद कच्ची है, वो कह रहे हैं मैं जाग भी रहा हूँ, मैं सो भी रहा हूँ, हाँ। दोनों काम हो रहे हैं। सही। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है मगज़े बिनोला। अच्छा, कपास के बीजों का मगज़, ओके। इसे साफ करके पाउडर बना लें। हाँ। 1 चाय वाली चम्मच रात को 1 टाइम पानी के साथ लें, सही। या 1 कप दूध के साथ ले लें। हाँ। आप देखें आधे घंटे के बाद नींद आएगी, पुरसुकून आएगी। हाँ। और सुबह उठेंगे तो फ्रेश होके उठेंगे, क्योंकि जो स्लीपिंग पिल्स खा के सोते हैं वो सुबह फिर सुस्त होते हैं। हाँ, और ऐसे कांप रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हाँ, इसमें ऐसी राइट। चीज़ नहीं होगी, इसमें आप ऐसी फ्रेश चीज़ होके उठेंगे और कांपेंगे भी नहीं। कांपेंगे भी नहीं, क्योंकि ये और वसवसे भी immunity खत्म हो booster जाएंगे, भी जो होती दिमाग है। चल रहा होता है ना, सही। वो भी खत्म अच्छा, हो जाएगा। बुजुर्गों को दी जा सकती है अजवाइन? सबको दे सकते हैं किस तरह से दी जाए ये उनको? 20-25 नाश्ते साल से में दी जाए या नहीं, रात को सोने से 1 घंटा पहले दे दें बुजुर्गों को? बुजुर्गों को अगर भी दे वो दें। डायबिटिक हैं सब या ले सकते हैं, क्योंकि ये शुगर फ्री होता है। शुगर फ्री होता है। किस तरह से दें? और एक चुटकी हाँ, अजवाइन? बिल्कुल, इसका जायका मूंगफली जैसा होता है। और ये कपास के बीज होते हैं, उसका मगज़ होता है, उससे बारीक पाउडर बना लें। हाँ। 1 टाइम रोजाना, यानी रात को 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दूध या पानी के साथ। कौन सी वाली अजवाइन देनी है? अजवाइन नहीं, कपास के बीज, कपास के बीज। सही। मगज़े बिनोला कहते हैं उसको। मगज़े बिनोला, ठीक, सही। जो अजवाइन की जो किस्में हैं वो गैसेस और इन दूसरे प्रॉब्लम्स दूसरों के के लिए, लिए, सही। और जो अजवाइन खुरासानी है वो बेख्वाबी को दूर करती है, बेख्वाबी लेकिन को दूर उनको उनके लिए है जिनको साइकिलिकल इशू नहीं है, जो नफ्सियात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नफ्सियात की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी। जिनको नफ्सियात की प्रॉब्लम रहती है, वो मगज़े बिनोला इस्तेमाल करें। सही, वो मगज़े बिनोला इस्तेमाल कर सकते जैसे हैं। IBS का पेशेंट होता हाँ, है, एरिटिकल बॉल सिंड्रोम, इनका पेट भी अक्सर ख़राब हो जाता है, वसवसे भी आते हैं, दिमाग भी चल रहा है, घबराहट भी हो रही है। वो जो है मगज़े फिंदक, सही। मगज़े फिंदक तोड़ के, बादाम की तरह होता है, उसे तोड़ के उसका मगज़ पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम लें। ये IBS वालों के लिए बहुत बेहतर है, पेट का निज़ाम भी बेहतर ड्राइनेस हो जाए। है बहुत ज़्यादा, स्किन के ऊपर ड्राइनेस है या दीगर इशू हैं, स्किन के इश्यूज हैं, उसके लिए क्या करें? देखिए, उसके लिए आपने देसी अजवाइन लेनी है। हाँ। देसी अजवाइन 50 ग्राम, सही। समंदरी झाग 50 ग्राम, हुस्न यूसुफ 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। हाँ। फिर जितना लगाना हो उतना आपने दूध में पेस्ट बनाएं। हाँ। और इसमें चंद कतरे चंबेली का तेल भी मिला लें। अच्छा, मिक्स किया, सही। पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, फेस पे भी, हाथों पे भी लगा लें, सिर्फ 15-20 मिनट। हाँ। उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें और फिर धो लें। ड्राइनेस भी खत्म होगी, 2 टोन चेहरा भी 1 टोन हो जाएगा। एक टोन हो जाएगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाह भाई हमारे शो पर आए और आज हमें इतने सारे अजवाइन के जो हैं वो फ़ायदे बताए। और अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर रखें, क्योंकि अभी ये वेदर जो है ये भी चेंज हो रहा है, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारा शो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग City at 10।